कादरी के बारे में पहले बताओ, तो आप बीती से पहले शुरू करें, फिर परबीती जगबीती पे आए। हाँ, तो देखिए हमारा ताल्लुक जो है वो कायस्थ घराने से है, और ये गौड़ घराना जो है वो सबसे छोटा घराना है कायस्थों में। माथुर और सक्सेना तो पूरी छाए हुए थी हैदराबाद पे। कायस्थों की एक बात यह है कि वो औरत को पढ़ाना ज़रूरी समझते थे। तो होता ये था कि कायस्थों में औरतें हिंदी पढ़ती थी और मर्द को फारसी और अरबी और उर्दू तो ज़ाहिर है मादरी ज़बान के तौर पर ही इस्तेमाल होती थी। अब मेरे वालिद को बड़ा शौक़ था कि वो किताबें जमा करें। तो पहले वो आबकारी में थे, तो वहाँ पर उनको रिश्वत सितानी से बहुत नफरत थी, और आबकारी जो है का दूसरा नाम रिश्वत सितानी महकमा था। आबकारी, आबकारी का मतलब है शराब की एक्साइज दुकान, डिपार्टमेंट। एक्साइज डिपार्टमेंट और शराब की। ये जो नारायणगुड़ा डिस्टिलरी गिरा दी गई है वो मेरे वालिद के ज़माने में ही तामीर हुई थी, और वहाँ पर जो तैयार होता था बेस बियर के लिए वो जर्मनी जाता था। ये हमारे कायस्थों का है। कहते ये है कि पढ़ा लिखा ऐसा वैसा, दारू नहीं पिया तो कायस्थ। तो हमारे पास ये दो कल्चर, सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो तालीम थी। हर एक को इल्म दिया जाता था, बल्कि हमारे घर में जो नौकर होते थे उनको भी पढ़ा दिया जाता था ताकि वो बदतमीजियाँ न करें, क्योंकि इल्म जो जानता है वो बदतमीजी नहीं करता। ये हमारा वो था। अच्छा, घर में जो तालीम होती है बच्चों की वो बहुत ज़रूरी होती है। आज हम सुनते हैं कि भाई देखिए बच्चों को मारना नहीं। हमारे माँ बाप हमको कभी मारे नहीं, लेकिन जिस नज़र से देखते थे वही समझ में आ जाता था कि हमने बदतमीजी की है, वही रोक दिया जाता था। खाने पीने के बारे में हर चीज़ पर हमारे पास एक समझिए तवाज़ुन रहता था कि क्या है किधर है। और दूसरी बात ये होती थी कि पढ़ने लिखने का जुमा को हमारे पास छुट्टी होती थी। आपको भी मालूम है पहले जुमा की छुट्टी होती। तो जुमे की छुट्टी में एक जुमा वो सारे मोहल्ले के बच्चे जमा होते थे, बैतबाजी होती थी। अब आजकल फिल्मी गाने गाए जाते हैं और वो भी इतनी बुरी आवाज़ में कि पूछिए। और हमको जो है ये होता था कि आज की बैतबाजी में इसी शायर को सुना जाए। यही ये जो हिंदी के जो शायर हैं उनको। अब बच्चों को तुलसीदास, कालिदास, सूरदास कुछ भी नहीं मालूम। हमारे पास रसखां से लेके नज़ीर अकबराबादी की होलियां तक हमको पूरी पूरी याद होना रहता था। तो ये हमारा घरेलू तालीम थी। और मदरसे में जाते थे अब तो ये हिसाब है किताब कि होता आप था। तो नज़ीर अकबराबादी की होली के बारे में बात कर रहे हैं। आप ये हाल है कि आजकल के नौजवानों को नज़ीर ही कौन है ये नहीं मालूम। नहीं मालूम है। खैर वो एक अलग मौजू है, लेकिन ये है कि आप पहले मैं चाहता हूँ कि अपने वालिद, क्योंकि हमने जो सुना है, हमने यादें तो धुंधली धुंधली है कि आपके वालिद राय महबूब नारायण साहब, उनको उनके बारे में ये कहा गया था कि वो मुजस्सम हैदराबाद है, हैदराबाद पर्सोनिफाइड। हैदराबाद को कहीं आप किसी एक शख्स में पूरा समाया देखना चाहते हैं सबसे बड़ी चीज तो वही थी, मैं भी बता राय रही साहब थी को देखें। कि किताब जमा करते थे वो, जिसके अब वो पाकिस्तान बन रहा था तो कुछ लोग डर के मारे बेंगलुरु चले जा रहे थे हिंदू, और कुछ जो है पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे थे। तो सबसे ज्यादा मजलूमियत में जो चीज थी वो किताब थी। तो हमारे वालिद जिसके घर जाते थे उनसे किताबें मांग के लाते थे। तो हद ये थी कि हमारे घर में सारी किताबें जमा होती थी। बाद में मेरे वालिद ने एक लाइब्रेरी बनाई जिसकी बिल्डिंग अपनी है, और वो उसमें मेरा ख्याल है करीब 3000 तो डिक्शनरीज हैं, जिसमें राजा राजेश्वर और असगर की खलमी डिक्शनरी है। और ये एक ख़ास उनका था। और किताब, और तो हमारा हाल यह होता था कि जब भी वो किताब लाते थे हमको उठा के ले जाना पड़ता था लाइब्रेरी तक। उसमें कई लोगों के, रजवाड़ों के, कई मनसबदारों के, जागीरदारों की किताबें आती थी, तो वो हमको कभी कभी उसमें पढ़ना भी पड़ता था। आप सोचिए हम 7वीं जमात में थे, हमको फसाने आज़ाद उठाना पड़ता था। सोचिए आप, हमसे ज़्यादा वजनी थी वो यार, वो पढ़ना भी पड़ता था और उसमें जो हिज्जे विज्जे होते थे वो भी दुरुस्त कर लेना। मेरे वालिद ही क्या बल्कि जो हैदराबाद के कायस्थ थे घराने के, उनकी अपनी एक तहजीब थी। मिसाल के तौर पे नरसिंह राज बहादुर साहब, वो सफ़ेद कुर्ता, वो नाजी में टप्पा थे, सफ़ेद कुर्ता सफ़ेद धोती पहनकर जो घर में गर्मियों के ज़माने में बच्चे आते थे उनको बिठाकर कहते थे कि बेटा तुम ये सुनाओ, तुम ये सुनाओ। तो जो जरा मिशनरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे एक ही सुनाते थे,
लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो हम लोग जो है, हाँ, पुराने शहर के रहने वाले थे, मगर अंग्रेजों की तहजीब से ज़रा हम दूर थे। तो वो हमको समझाया गया था, तो हम रसखान सुनाते थे उनको, हम उनको कालिदास सुनाते थे, तुलसीदास सुनाते थे, सूरदास सुनाते थे। तो बड़े मियाँ खुश होकर हमको एक चवन्नी देते थे, यानी रुपये का 1/4। और वो चवन्नी बड़ी बरकत की होती थी भाई, कुछ भी खरीदा जा सकता था उससे। वो भी बड़े, और हमेशा सर पर टोपी होना चाहिए, जब भी आप बाहर निकले टोपी बना के। तो एक कल्चर था, एक तहजीब थी जो अब रही नहीं है। अब लोग हमारे पास जीन्स पहन के फिरने लगे हैं, और वो भी बरसों नहीं धोते, तो इसका एक हो भी जाता है। तो ये मैं एक और बता दूं तुमको, मेरी नानी का बता दूं। मेरी नानी जो थी वो बड़ी खास किस्म की, वो पुराने वज़ा के कायस्तों का लहंगा और डंडिया पहने रहती थी, इतनी बड़ी नाक में नथ होती थी। उनका एक खास ये था कि वो भी बड़ी कल्चर थी कायस्तों की, और वो खास बात ये थी कि वो किसी ने अगर उनका पानी छू लिया या खाने को छू लिया तो वो भूखी रह जाती थी, छूती होती नहीं। इधर मेरे वालिद साहब जो है अपनी एक बहन बनाए थे, मुँह बोली वलिया। और वली फुप्पी जो है ये था कि वो गर्मियों में हमारे पास आके रहती थी, तो नानी के पास ही रहती थी। तो वली फुप्पी के आने के लिए जब वो रहती, तो जिस कमरे में वो रहती थी उसका वो होता था, पूरी तरह से उस पर चूना वगैरह लगाया जाता था, साफ सुथरा करता था। और हमसे कहा जाता था कि वहाँ जाके एक लकीर भी नहीं खींचना दीवार पर, क्योंकि वली जो है नमाज पढ़ती है। ये इधर था। दूसरी तरफ पानी अगर कोई छू लिया तो पीते नहीं थे। और मुहर्रम के 3 दिन आखिरी 7, 8, 9 वो फाखा करती थी कि इमाम हुसैन की याद में। अब सोचिए आप, मुसलमान ने पानी छुआ तो आप पीते नहीं थे, लेकिन इमाम हुसैन की याद होती थी। और फिर 11वीं की न्याज होती थी, 11 न्याज होते थे। और जो साहब फातिहा पढ़ने आते थे वो इतने पुरखुलूस अंदाज से पढ़ते थे कि किसी चीज़ को छूते नहीं थे वो। फिर उनके घर में जो है वो खाना वाना जाता था। तो ये कल्चर था। इसमें उस वक्त तो मुझे बड़ी हंसी आती थी, लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि जो एहतराम था एक दूसरे के मजहब का। वली फूफी रहती थी तो वली फूफी कभी हमारी नानी के बावर्ची खाने तक नहीं जाती थी, वो बाहर खड़े रह के बोलती थी अम्मा आपका काम हो गया, तो फिर वो अम्मा आके बैठी तो उनके पाँव पे लौटना शुरू कर दी। तो इस तरह का जो समाज था वो आज टूट गया है, बिल्कुल टूट गया है। अब बच्चे पूछने लगे हैं कि वो मुसलमान है कि हिंदू है। हम लोग कभी ये सोचे नहीं थे, ये कभी हमारे पास आया नहीं था। ये नानी को का जो कल्चर था वो अब हमारा कल्चर नहीं रहा। हमको अफसोस ही रहता है कि हम किस तरह से, हम बोलते तो हैं कि हम बहुत एकजहती में हैं, और लेकिन शायद हमारे पास अब वो एहतराम और वो हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पाए। भाई वो सही है नहीं है ये नहीं मालूम, के बाद ये भी सोचना पड़ता है कि जो सिखाया है जितना भी वो भी सिखाना सही था या नहीं था। क्योंकि जो बच्चे पुराने तहजीब में ढले हैं, जो उस पे चल रहे हैं, वो एक मिसफिट नजर आ रहे हैं आजकल के माहौल में। सज्जाद देखो, बदलाव तो आता है, हमारी जिंदगी में आता है। हम घुटने पे चलते हैं, फिर पाँव पे चलते हैं, फिर 2 हाथ रख के चलते हैं, फिर आखिर में तो लकड़ी पकड़ के चलने लगते। तो ये बदलाव है, लेकिन बदलाव किस हद तक मुस्बित होता है और किस हद तक माइनस होता है, ये बहुत जरूरी है। देखो, जब हम इंसान है एक दूसरे के साथ रहते हैं, हम इंसान तो ये मानते हैं कि आप एक समाजी जानवर है, और ये समाजी जानवर अगर समाज से टूट जाए तो क्या ये मुनासिब है, ये हमको सोचना पड़ेगा। आज हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे बैठ के बात करेंगे कि नहीं, ये हमको सोचना ही पड़ेगा। और हमको ये बच्चों को समझाना पड़ेगा कि देखो, हम लोग सब इकट्ठे रहे हैं यहाँ पर, आप चाहे उनके पास खाना खाओ मत खाओ कुछ भी करो, लेकिन आपस में जो है मेल जोल, एक दूसरे के दुख दर्द के साथी होना बहुत जरूरी हो गया है, होता है, हमेशा से रहा है। तो ये एक मुस्बित खदर है जो हमारे पास सदियों से चली आ रही है, और आज हम उसको तोड़ के अगर जाएंगे तो ऐसे ही होगा कि हम जो है अच्छी खासी अपनी बाढ़ तोड़ के कांटे की बाढ़ में पांव रख लिया। आपने अभी मुहर्रम का जिक्र किया। मुहर्रम में बच्चों को हैदराबाद में एक रिवायत थी जो आज खत्म ही हो गई, फकीर बनाया जाता था। जी हाँ, जी हाँ, मैं भी बने नहीं बने? बनी हमारी नानी के घर के सामने ही था एक खूनी अलावा,
वो 7 तारीख को उठाता था वो मुजाविर आकर, और वो बस उसी दिन ये वो मुहर्रम में ही खुलता था, मुहर्रम के बाद बंद हो जाता था। तो हमको जो है हाथ भी बांध दिए जाते थे, एक नाड़े से पैर भी बांध दिए जाते थे, और हमारी नानी बाज़ाब्ता हमको हिदायत देती थी कि दोनों हाथ में तबर्रुक लेके आना, एक हाथ से नहीं लाना। और हम सुबह 5 बजे जाके वो नहा के जाना पड़ता था, क्योंकि तबर्रुक लाने जाना है। नहा के वो तबर्रुक लेके आते थे। फिर उसके बाद में तबर्रुक में क्या रहता था, कोई खाने की चीज़ नहीं रहती थी, गुलाब के पत्तियाँ रहते थे और थोड़ी सी खाक रहती थी। वहाँ जो जलाए जाते थे अगरबत्तियाँ वगैरह, वो जो होता था वो बड़ी एहतियात से लाके हमारी नानी को पहले देते थे। फिर हमारी नानी हमारे सर के ऊपर वो लगा के हमारी वो जो बंधी हुई होती थी वो खोल दी जाती थी। अब हम खत्म हो गए, वरना हम हरे कपड़े पहनना पड़ता था उनके, फकीर बने। ऐसी बहुत सारी चीजें खत्म हो गई हैं। हाँ बिल्कुल खत्म हो गया। अब बातचीत आपके में बच्चे भी फकीर नहीं बनते। आने, जब तक छोटे थे बने हैं मेरे बच्चे, हाँ, अब उनके बच्चे बनेंगे नहीं बनेंगे ये हाँ, गारंटी नहीं रही यही है। गारंटी ये है प्रॉब्लम। हम तक तो फिर भी वो नहीं, ट्रेडिशन ठीक है, चलता ये रहा। ट्रेडिशन भी अगर हम तोड़ दिए परवाह नहीं है मुझे, मैं वो नहीं सोचती, ठीक है नहीं हुआ है। लेकिन आपके बच्चे अगर मेरे बच्चों के साथ तू हिंदू है रे बोले, ये गवारा नहीं करूंगी मैं। और मेरे बच्चे आपके बच्चों को बोले कि मुसलमान है रे, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग इंसान हैं और इंसान बन के रहेंगे। हमारे बुजुर्गों ने तो यही कहा है, शहर के बुजुर्गों ने यही कहा है, जो आइकॉनिक फिगर्स रहे हैं हमारे शहर में, उन्होंने यही कहा है। महाराजा ने कहा कि ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान, हर मजहब है मेरा ईमान, शाद का मजहब शाद ही जाने, आजादी आजाद ही जाने। तो महाराजा से मुराद आजकल के लोग, हाँ हैदराबाद में एक ही महाराजा थे भाई, महाराजा कहना काफी था। महाराजा कहना ही कहा पूरी दुनिया को ये पता चल जाता किसका जिक्र है। अफसोस की बात तो ये है कि आज हमारे शहर ने बात तो बहुत करते हैं, और वो हजरात जो अपने हिंदू होने पे नाज करते हैं, महाराजा सरकिशन प्रसाद की कोई यादगार नहीं, कोई चीज उनकी देवड़ी भी जो है ले ली गई है, और उस पर कहीं कोई सड़क नहीं, कोई सड़क नहीं है, यूनिवर्सिटी में कोई उनकी यादगार नहीं, हालांकि कोई मुजस्समा नहीं, स्टैचू उनका नहीं। ना राव रंभा का नाम है, जो मुहर्रम में अपना अलम उठा के जाते थे, तो पहले अलम वही उठाते थे। रावरंबा में वो तो खैर अभी ट्रेडिशन चल रहा है, लेकिन रावरंबा के खानदान में कोई रहा नहीं है, लेकिन वोट उठाने का। लेकिन उनके नाम का तो जी श्यामराज बहादुर थे, श्यामराज बहादुर की जोड़ी के बाहर आशुर खाना था, वो खत्म हो गया। खैर कई चीजें खत्म हो गई हैदराबाद, धीरे धीरे खत्म हो गई। वो हमारे चचा थे लावटी साहब, श्रीनिवास लावटी, जिनको हम लोग प्यार से शिया मारवाड़ी कहा करते थे, जो शिया मारवाड़ी कहला जाते थे। उनकी वालदा भी बहुत, जी उनकी वालदा की थी मन्नत थी, सुना ये बचपन में बीमार हो गए थे, तो वालदा ने मन्नत किया था कि बी के अलम के हाथी के नीचे से निकालूंगी। और वो तो जब तक वो छोटे रहे उनको इधर से हाथी आके जो है वहाँ खड़ा होता था उनके घर के बराबर में, बल्कि वो बराबर आबिद भाई का जो उनकी ड्योढ़ी है बराबर, और ये जो है बाज़ाब्ता इनको एक तरफ से दिया जाए, दूसरे तरफ से वो निकलते थे। तो आखिरी तक मतलब जब तक जिंदा रहे वो हाथी वहां रुका। और लाहौटी चचा जो है इधर, तो हमारे वाले साहब ले जाते थे, सर्कस दिखाते मुहर्रम में हम लोग देखने जाते थे। वो लाहौटी साहब के नहीं, वो हम तो उनके घर में से घर में, आबिद भाई के घर में या आगे किसी और के घर, हम लोग सब लाहौटी साहब के घर में करते थे। लाहौटी साहब जो का जो है ये ट्रेडिशन था, तो ये थे। और पूरे मुहर्रम और उसमें बल्कि दिवाली तक काली शेरवानी, काला कुर्ता, काले लिबास में ही नजर आते। याद नहीं है, एक जो 1952 या 51 में बहुत जबरदस्त वो हुए थे, फिसादात हुए थे, और उसमें ये तय पाया था कि मुहर्रम नहीं होगा। तो जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने कहा कि नहीं, तो हमारे केएल महेंद्रा साहब गए और बोले कि नहीं मुहर्रम तो होगा, मुहर्रम के बगैर तो हैदराबाद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि साहब सिर्फ 500 आदमी की, 50 आदमी की इजाजत देता हूँ जो काली शेरवानी पहन कर जाएंगे। तो जनाब 5000 से ज्यादा आदमी काली शेरवानी पहनकर उस जलसे में गए, उस जुलूस में गए, और इतनी खामोशी से वो जुलूस गया कि लोग दंग रह गए। और जो साहब थे, जो कमिश्नर साहब थे, उन्होंने कहा कि महेंद्रा साहब आपका ये शहर तो बड़ा अजीब है, एक तरफ मारपीट हो रही है तो दूसरी तरफ इतनी खामोशी से जज। तो लाहौटी भाई बोले ये इमाम हुसैन साहब की इनायत है।
तो ये तो ऐसे कई वाक़े हैं शहर के जो आप नहीं, बहुत सारी चीजें शहर में होती रही है, लेकिन एक तो मैं बोलूं सबसे बड़ी चीज जो है हमारी माहौलियात को बड़ा जबरदस्त धक्का लगा है। आज हम बार बार ये बताते हैं कि साहब आबादी बढ़ गई है। आबादी तो बढ़ी है जनाब, लेकिन आपने इतनी वाटर बॉडीज को रोक दिया। सबसे बड़ी वाटर बॉडी जो थी, हम बचपन में जाके देख लेते थे तो ये समझते थे कि समुद्र इससे थोड़ा बड़ा होगा, इतना बड़ा था जुमला का तालाब। आज वो तालाब ही नहीं दिखाई देता। तालाब तो तालाब, वहां कुछ पानी का तालाब का कट्टा रह गया। कहाँ कट्टा रह गया, कट्टा रह गया है बस। कट्टा भी जो है थोड़ा सा टूट गया, बस एक कट्टे की एक कट्टा था ये बताने के लिए। वो पूरा उसके ऊपर मकानात तामीर हो गए। और वो घोड़ों की अफजाइश नस्ल होती है वहां पर। वो टेक्साल था कुतुबशाहियों का, हालांकि बचाने की चीज थी। यानी लोग बोलते हैं कि साहब यूनेस्को वालों की तरफ से हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन हमारे हैदराबाद को कोई यूनेस्को वाला नहीं आया आज तक। हम खुद ही नहीं बचाए तो यूनेस्को वाले क्यों आएंगे? अहम बात यह है कि हमने अरे अपने तहजीब को जो है वो नहीं समझा, हम नहीं समझे, हमने उसकी हिफाजत करना अपना फर्ज नहीं समझा। अक्सर ये हैदराबादी जो है सिर्फ रोते रहते हैं, कभी हुकूमत कुछ कोसते हैं, कभी कभी किसी बहरहाल को, दूसरे पे अपने इल्जाम पे नहीं। जिम्मेदारी नहीं लेते कि आपकी जिम्मेदारी थी कि आप आगे बढ़ गए। नहीं, अपने पास जो है पहले अलग से था ना, ICS एक होता था, HCS एक होता था। HCS के मानो हैदराबाद सिविल सर्विस वाले थे। तो यहाँ पर वो सिविल सर्विस वालों की एक आदत होती है, हर बात दूसरे पे धकेल देते, खंदा दूसरे का लेके चलते वो लोग। वो आदत आज तक चल रही है अपने। हम हमेशा जो बर्बादी करते हैं हम वो दूसरे की तरफ ढकेल देते हैं। अगर हम अपनी हिफाजत आप करें तो कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। तालाब कट्टा है, जमाली कुंटा, ये सब कैसे गायब हो गए? अब तो गंडी पेट भी नहीं रहा जिसका पानी पी के हम लोग बड़े खुश होते थे। गंडी पेट भी जो है अब वो रेती लेने के लिए काम आने लगा। तो सबसे बड़ी चीज, आपने ICS HCS ऑफिसर्स की बात की, IAS ऑफिसर्स की बात क्यों नहीं की, जबकि आपकी शौहर मोहतरम भी IAS नहीं ऑफिसर भाई हैं? बता देना कि सिविल सर्विस बता दिया मैंने। इसका मतलब तो सीधे सीधे बोलिए ना। आई एम सेफ। IAS का मतलब आई एम सेफ, मतलब आप अपनी बचाव करने के लिए दूसरे के कंधे पे बंदूक। अच्छा जी, बात को आसान करने के लिए हम कहते हैं कि इल्ला नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी की आदत होती है। नहीं, वो अब जो है बस बात जो है चलाने के लिए आपके शौहर मोहतरम को खारिज करते हुए इस जमरे से बात करते हैं, क्योंकि मेरी राय यह है कि जो IAS ऑफिसर होते हैं अक्सर वो अपने पास हैदराबाद में एक चीज होती थी, सैयद साहब का बोकुड़। सैयद साहब का बोकुड़ छोड़ देते थे। वो होता है था कि मन्नत मानते थे, और सैयद साहब की दरगाह है अपने हुसैनी आलम की रोड पे चौक के करीब। तो सैयद साहब का ये था कि आप एक मन्नत मानते थे कि अगर ये होगा तो मैं जो है नियाज करूंगा या करूंगी, एक बकरा पाल के छोड़ देते थे। अब जाहिर सी बात है आजकल के जमाने में तो हर चीज फौरन का इंस्टेंट होती है, उस जमाने में टाइम लगता था। तो कई बार ऐसा होता था, कई बरस गुजर जाते थे आपकी जो मन्नत थी वो पूरी होने में। वो बोकुड़ जो है, बोकुड़ यानी बिली गोट, वो खा खा के जो है तकरीबन सांड बन जाता था। और वो मुकद्दस बोकुड़ होता था तो पहले उसको मार सकते न कुछ कर सकते, और वो अड़ियल खड़ा हुआ जो आया उसको डिच्चा मार रहा। तो हमारे नहीं वैसे गुलजार के ऊपर भी जो गायें छोड़ दिए जाते थे, आजकल वो कोई नहीं दिख रहा बेचारी, ना गायों को ठहरने का है। हम लोग उसको क्या बोलते थे, रोड ब्रेकर्स, रोक देते। तो ये एक हो गया है हमारे पास, पता नहीं क्या है। तो ये अच्छा, हम जो है हमारी विरासत का तो बिल्कुल ही ख्याल नहीं करते कोई, ना हमने अपने माँ बाप के लिए कुछ किया है। मुझे अफसोस तो ये हो रहा है सज्जाद कि 12 नंबर रोड पर मैं 3 या 4 आदमियों को देखती हूँ जो सुबह में लाकर बूढ़ों को छोड़ के चले जाते हैं। बाद में मालूम हुआ कि उनके वालिद या वालिदाएं हैं, और वो शाम में आके लेके चले जाते हैं। वो सारा दिन भीख मांगते रहते हैं। ये तो हमारी इंसानी विरासत होगी। अब हर विरासत, हर चीज जो है ये है कि भाई नहीं, वो तो खैर सर मिर्जा इस्माइल के बारे में तो मालूम है ना तुमको, वो बेचारे कुछ किसी इमारत को नहीं गिराए थे, वो सिर्फ ये किए थे कि हैदराबाद की जो पुरानी इमारतें हैं उनकी खूबसूरती बाहर दिखाए, तो ऊंची ऊंची जो दीवारें थी उनको तोड़ दिया। अरे नहीं साहब, ऐसा नहीं था। वो बोले काचीगुड़ा पे अगर मैं खड़ा रहा, काचीगुड़ा स्टेशन से मेरे को नामपल्ली दिखना,
नामपल्ली पे ठहरा तो सिकंदराबाद स्टेशन दिखना, इस किस्म की बातें कर रहे थे। करे तो थे, हैदराबाद का नाम तोड़फोड़ इस्माइल खान रखे थे। तोड़फोड़ इस्माइल खान रखे थे, मगर एक था, उन्होंने जा रहे थे चार मीनार की तरफ से, ऊपर देखे चार मीनार पर, तो एक तागे वाला वहां खड़ा था, उसने कहा देखता क्या लगा सब। तो वो मशहूर था तोड़फोड़ इस्माइल, देखता क्या लगा। बहरहाल उनको तो भगा दिया, मगर आजकल के जो इस्माइल खान है उनको भगाना मुश्किल है। आजकल आजकल तोड़फोड़ टोली हो गई है। नहीं, वो सुनते थे भाई पुराने जमाने में खैत हो, प्लेग हुआ तो जो रियाया थी उनको मदद करने के लिए बादशाह और नवाब और जो राजा लोग थे वो ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते थे कि लोग भी मसरूफ हो रहे हैं, कुछ हो भी जाए। आसिफुद्दौला के बारे में मशहूर है कि खैत हुआ था तो या प्लेग हुआ तो बड़ा इमाम बाड़ा जो रखनों का बना। यहाँ जो है नहीं आप वो देते ना, आज उतर के अखबार में डलवा लेते। हाँ तो नहीं, आज शहर के हालात ऐसे हैं, इसमें जो है इतने कुछ बनाने के बजाय कुछ तोड़ रहे हैं लोग, भूख से मर रहे हैं। हाँ कल तोड़ दिए ना, वो भूख से कितने मर रहे हैं। बोले तो बोलेंगे नहीं, जैसे आसिफुद्दौला बना वैसा मैं बना रहा हूँ, हालांकि उसका मलबा अलग पड़ेगा, वो कचरा। वो आप गलियों में जाके, कभी हैदराबाद की गलियों में या सड़कों के ऊपर हमने कूड़ा नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा। एक कूड़ेदान हुआ करती थी, उसमें डाल दिया जाता था, और वहां से वो कूड़ेदान 4 बजे तक अगर भर गई तो फिर दूसरी गाड़ी आके ले जाती थी कूड़ेदान। आजकल वैसा कुछ ही नहीं है, पड़ा हुआ है महीनों बरसों तमाम। तो पता नहीं क्या, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि कहीं इसमें कोई लाश वाश तो नहीं निकल जाएगी। पॉसिबिलिटी रहती। आप वो जो जाते हैं ना इसमें, पुराने नए शहर की बात करें, पुराने शहर में मैं समझता हूँ काफी सीरियस बातें हो गई। और नहीं हम एक छोटी सी बात बता देती हूँ मैं, फिर उसके बाद सीरियस। एक छोटी सी बात, हर शख्स ये बोलता है कि मैं साहब न्यूयॉर्क सिटी बनाऊंगा, सिंगापुर बनाऊंगा। तो मेरे को तो ऐसा दिखता है कि हम लोग चांद पे गए थे, चांद में सुना गड़े हैं, तो गड़ों को देख के पूरी सड़कें हमारी गड़ों पे भर दी। यानी हम इस तरीके हैं कि दूसरे का देख के अपना कर लेते। ये सही बात है, आजकल लोग वही कर रहे हैं। हाँ बस दूसरे का, चाहे उसमें नुकसान है सिंगापुर हो, दुबई हो, इस किस्म के शहर चांद देख के आके सड़कों पे खड़े कर लिए। हाँ तो यहाँ पता नहीं क्या करने वाले हैं और तोड़ के क्या बनने वाला है, और उसका हुलिया क्या होगा, उसकी शक्ल क्या होगी, वो भी एक पता नहीं अभी मौजू है। लेकिन आगे बढ़ते हुए हैदराबाद के जो खास मिथ्स एंड लेजेंड्स और जो ओरल ट्रेडिशंस, कहानियाँ, तो क्योंकि मौसम जो है बरसात का है, एक मशहूर मिथ लेजेंड कुछ भी कह लीजिए, हम तो अपना वजूद का एक हिस्सा मानते हैं इन बातों को जो हमारी शहर से जुड़ी हैं। मिरग, किसी हैदराबादी से पूछिए, बोलता है कि 7 जून को मिरग लगता। मछली की कीमतें इतनी बढ़ जाती थी कि बारिश होना जरूरी है। हमारे वालदा हमेशा हमसे बोलते हैं कि भाई एक छींटा तो भी हैदराबाद के किसी गली कुछ में कहीं ना कहीं तो पड़ता। ये यकीन था पूरा हैदराबाद। हाँ, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ कि वाकई होता है। इस साल भी 7 को कुछ बूंदाबांदी तो होगी। अच्छा, एक तो ये हो गया कि बारिश, इसके साथ जो एक पागलपन है कि मछली में मरली हो, तो इस पे बोलिए आप क्या किस्सा है? अब वो पता नहीं किसी तौर से वो मछली का चल गया था। बाद में वो साहब जो है वो मछली के मुंह में जो है एक वो रखते थे, हींग और गुड़ मिला के वो जमीन में गाड़ देते थे, फिर वो मिरग को निकाल के मछली के मुंह में डाल के लोगों को ये बोलते थे कि तुमको दम में। इस साल तो वो नहीं हुआ वो, मगर हींग और गुड़ का तो हर घर में होता है। हींग और गुड़ हर घर में जो है मिरग के दिन वो हींग और गुड़ गोलियां खाई जाती है ताकि आप तमाम बीमारियों से महफूज रहे। नहीं मगर तुम ये बोल रहे हो, मुझे तो वो जो हमारे घरों में आंगन होते थे, आंगन की बात तो अब रही नहीं। उसमें झूले पड़ते थे, नीम का पेड़ होता था, कम से कम नीम का पेड़ हर घर में होता था, और किसी घर में जाम के भी पेड़ होते थे। तो नीम के पेड़ के ऊपर जो झूले डाल के हम अपनी बुरी अच्छी आवाजों में वो जो झूले गाते थे, अब तो वो सुनने को भी नहीं मिलता। सावन के झूले पड़े और हम अपना झूला ले लेके जाते थे उसमें, और अगर हमारे भाई रहते तो जरा जोर से लगाते थे ताकि हम तो उस पर से गिरे करें, कुछ हो जाए। वो नीम का झाड़ होता था या जाम का झाड़ होता था? जाम यानी अमरूद, जाम का झाड़, आम के भी होते थे झाड़, मगर बहुत कम। मगर ये था कि नीम का झाड़। वो सुना कि
जब सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड आराइश बल्ला के घर बन रहे थे तो महबूब अली नहीं उस्मान अली पाशा ने हकीम नाबीना जो अपने मशहूर फ्रीडम फाइटर अंसारी साहब हाँ के भाई, बड़े भाई, वो हकीम थे, वो यहाँ के अपने यूनानी दवाखाने के चीफ भी थे, बाद में दिल्ली चले गए थे वो। तो हकीम नाबीना से पूछा था कि भाई यहाँ जो है जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए क्या है, तो उन्होंने कहा कि आप जो आराइश बल्दा के जो मकान बना रहे हैं हर मकान में एक जाम का दरख्त लगाइए, क्योंकि विटामिन सी डिफिशियंसी सुना उस जमाने में हैदराबादियों को बहुत थी, तो उस वजह से वो तो जाम के झाड़ आए। नीम का तो मशहूर है हैदराबाद में कहावत कि क्या है वो, करेला नीम चढ़ा। नहीं करेला नीम चढ़ा तो अलग है नहीं, नीम के दरख्त की जो अहमियत है वो है कि बड़ रोए नीम हंसे, हाँ, इमली का घर कभी न बसे। कभी ना, तो क्योंकि नीम वो इमली स्टेज की है, जड़ें जो है ना वो दीवार के अंदर चली जाती है, तो नीम जो वो है, एक हाँ, खास चीज थी। मिरग एक था। दूसरी बात ये थी खाने पीने की, क्योंकि मैंने जब ये गुफ्तगू शुरू हुई तो मेरा दिमाग में ये आया कि आजकल हैदराबाद को सिर्फ जो है लोग, अरे एक और थोड़ा सा मैं बता दूं, जी राखी थी हमारी, जी जो असल में ट्रेडिशन है मुगलों और राजपूतों का, वो हमारे पास था। मैं नहीं जानती कि दिल्ली वगैरह में है या नहीं, लेकिन राखी जो है यहाँ बहुत ही प्यार से मनाई जाती है। ये नहीं होता था कि कौन है क्या है। मैं तुमको बताऊं, मेरे पास आखिरी जो राखी आई थी वो रफिया मंजूरुल अमीन की थी, जो उन्होंने राज बहादुर गौड़ को भेजी थी। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, इनका इंतकाल हो गया, तो वो ट्रेडिशनली राखी अब वो भी कम हो गई है, बहुत कम कोई जाता है आता है। ये तो वो बगैर किसी उसके जो है राखी आती थी घरों में, लोग जाते थे राखी बांधते थे, लोग अपने लड़कियां जाके राखी बांधती थी। अब वो राखी का त्योहार भी जो है हाँ, वो थोड़ा तो फीका हमने पड़ गया। आपको भी देखा है राज बहादुर गौड़ को राखी बांधने हाँ जाते हुए, तो वो था। आपके नहीं नहीं, हम मखदूम मोहिउद्दीन साहब को बांधते थे, वो हमारे घर आते थे, तो हम उनको जब राखी बनाते थे तो कारचोब में वो हथौड़ी और दराती बना के उनके हाथ पे बांधते थे राखी। सुबह हमारे पास आ जाते थे, कहते थे कि अरे तुम लोग ने बम्बन को राखी नहीं मुझे बांधो, मैं भी जो है बम्बन हूँ। तो वो जब चाहे तो कुछ जो चाहे बन जो जाते चाहे, थे। लेकिन इंसान थे ना, जी सबसे जो जी इंसान होता है ना वो जब चाहे, उसका मजहब नहीं होता है, मजहब तो हम अपने तौर पर डाल लेते हैं, इंसान जो होता है उसका मजहब बहुत बड़ा होता है। ये सिर्फ एक ऐसे ही तो नहीं पैदा हुआ, उन्होंने एक अरसा हुआ होगा ये होते हुए, क्योंकि हाँ हाँ हाँ। इस इलाके में वो जो देखो हम लोग मिस्टिसिज्म का जो असर था, हाँ, जो भक्ति और नहीं सूफी नहीं, सबसे कल्चर बड़ी का चीज जो एक है हमारे पास मेल विजय, होके एक नया हाँ नहीं नई, हमारे पास तो विजयनगर और गोलकुंडा दोनों तहजीबें चलती गई। अब हम बड़े शान से कहते हैं कि साहब भागमती के नाम पे ये शहर रखा गया, हालांकि तारीखी एतबार से ये सही नहीं है। मैं हारून खान शिरवानी साहब को कभी वो नहीं बोलूंगी, लेकिन हम इस बात को फख्र करते हैं कि अरे वो ताजमहल बनाया शाहजहां, 17 जोरुओं का शौहर, और मर गई तो बनाया, लेकिन हमारा जो कुतुब शाह था वो एक भागमती की याद में जो है पूरा शहर बसा दिया, नहीं वो जिंदा तो शहर खैर बना आजकल ये दिया। हो तो हम गया लोग है इस कि ख्याल से देखते हैं। लोग जो है पता नहीं भागमती से कुछ ज्यादा ही चिढ़ने लगे, नहीं वो कुछ लोग भागमती ज्यादा का ही वो है, करने लगे। नहीं बगैर, मैं तो ऐसे लोगों को देखा जिनके मुंह से झाग निकलने लगता है जब बागमती का जिक्र करो तो। वैसे मैं आपके उस्ताद जरूर रहे हैं हारून खान शेरवानी साहब, मेरे तो नहीं थे, बुजुर्ग मेरे थे, मेरे मगर वालिद के भी उस्ताद थे जनाब। आपके वालिद के भी उस्ताद थे, मखदूम के भी उस्ताद थे। नहीं मखदूम ने उस बात पे कुछ नहीं कहा उनसे, कुछ नहीं कहा था। लोगों ने कहा तो कहा कि ये उस्ताद है मेरे, मैं उनसे नहीं कर सकता। मैं पर्सनली जो है ये सही नहीं मानता हूँ कि हमारी एक बहुत ही खूबसूरत दास्तान को, रिवायत को इन्होंने ठेस पहुंचाई, ये उनका नहीं नहीं वो म्यूजियम है, है। वो सही है। मगर उन्होंने जवाब जरूर दिया मोहतरमा, उन्होंने जो है पूरी नज़म लिखी। हाँ वो नजम सुन के ही तो कहा था हाँ, उन्होंने, प्यार से प्यार यहाँ से कमल खिलते हैं जब कभी लब पे तेरा नाम वफा आता है। और ये है कि पता नहीं आजकल के जो
क्या बोलते नहीं, हैं, भाग तो एविल नहीं, आई जो नहीं, हमारे वो शहर थी में या पड़ नहीं थी गई। उससे हम नहीं, मैं, हमको उससे नहीं, हमको ये मखदूम की हाँ, हमको मखदूम की नज्म हाँ पसंद है। हाँ और हम जो है क्योंकि शहर मोहब्बत का खुल, अरे मैं बताऊं, ये जोए अंसारी साहब एक दिन मुझसे कहने लगे आपका शहर तो बोले गांव है। बुरा लगा मेरे को थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में मैंने सोचा कि हाँ, हमारा शहर गांव है, क्योंकि यहाँ के बसने वाले प्यार मोहब्बत खुलूस, लड़ाई झगड़ा भी होता है, जैसे पंचायत हम पढ़े हैं राम प्रेमचंद की, उसमें अलगू चौधरी और जुम्मन मियाँ का जिक्र है। तो वो भी, वो जो है हमारा बाकी, वो उसमें गांव होने में मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है। वो प्यार, वो मोहब्बत, वो खुलूस, वो रंग हमारे शहर में है, अभी बाकी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, अभी बाकी है। और कुछ थोड़ा सा मेहनत करें तो शायद एक नस्ल और चल जाए इस खुलूस और मोहब्बत को, क्योंकि ये मुस्बित खतरे हैं। आप लाख कंप्यूटर पे चले जाइए, आप लाख चांद पे चले जाइए, लेकिन अगर इंसान एक दूसरे से मोहब्बत और खुलूस के साथ नहीं जीता है तो फिर मुश्किल है। नहीं, मगर ये है कि माहौल भी तो ऐसी हो ना। हाँ, माहौल आपको बनाना चाहिए। हाँ, जरा वक्त का भी ख्याल कीजिए। हाँ, वही है, मैं समझता हूँ अगर है तो, क्योंकि हमने भी अभी काफी वक्त है, आप बोलिए, आपको हाँ कोई रोकने वाला नहीं है। तो लेकिन ये है कि मैं जो कह रहा था कि भाई पहले लोगों का कौल और फेल, हाँ, यानी जो जबान पे होता था वही उनके दिल में होता था। ये बिल्कुल नहीं कि जनाब, कहते एक हैं और करते एक हैं। नहीं, डंके की चोट पे कहते थे, जैसा कि महाराजा ने कहा कि काफ किसी ने कह दिया होगा कि अरे ये क्या है, बड़ा बड़ा बना फिरता है सूफी, ये कहेगा ये तो काफिर है। तो महाराजा को किसी ने पीछे ही कहा होगा, सामने तो हिम्मत नहीं होगी कहने की। तो महाराजा का जवाब था, काफिर न कहो शाद को, है वो आरिफ व सूफी, शहदाए मोहम्मद है वो शहदाए मदीना। ऐसा खामोश बिठाया महाराजा ने कि फिर कोई बोल नहीं सका कि आप काफिर है, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि तुम तो सिर्फ मुसलमान हो, मैं तो इरफान की दर्जे तक पहुंच गया हूँ। सूफीज्म में जो स्टेजेस हैं उसमें जो है पेन अल्टीमेट स्टेज पे हूं मैं, अल्टीमेट भी नहीं कहा, ये भी पढ़ाई थी आज हम जो है महाराजा फैज की की। नज्म पढ़ते हैं तो लोगों को तकलीफ होगी। हाँ हाँ, अरे असल में वो फैज की नज्म को अगर तुम गौर से पढ़ो तो तुम्हें लगेगा कि वो गीता का तर्जुमा भी है और सूर्य रहमान के एक आयत का तर्जुमा है, कि मैं भी हूँ, तुम भी हो, तुम भी हो और मैं भी हूँ। वो तो तो वो तो सूफियों का जो है सूफियों वो का पूरा, रहा, भक्ति में भी रहा वो। अभी पैसा हर जगह खुदा है, हर एक में खुदा है, हर चीज में खुदा है। जो हाँ, आपका वो था कि चाहे आप अल्लाह बोलो चाहे राम बोलो, वो एक ही है। हाँ, तो वो जो दो मेजर वो थॉट्स हैं वो सूफीज्म वो के, अभी उसमें भी से हैदराबाद में हमारे पास बाकी है। वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद की बात कर रहे हैं, हाँ, वो हैदराबाद में हमेशा से रहा है। नहीं, तुमको वो पता है, चार मीनार के ऊपर जो हाउस है ना, जो वजू का हाउस है, एक छोटा छोटा हाउस बना हुआ है, उस हाउस में जो है खवातीन आती है, हिंदू भी होती है मुसलमान भी होती है, एक कागज की कश्ती लेके आती है जुमेरात को, वो कश्ती उसमें छोड़ती है। अब वो कश्ती दूसरे किनारे को लगी तो समझो कि वो जो पयाम उस उनकी लड़की को या लड़के को आया है वो वाकई उसमें दम है। अगर नहीं लगी तो फिर वो खत्म। नहीं, ये मामूली डूब गई डूब कश्ती। गई कश्ती, वही हो जाती है। मैं पहले तो शुरू में मुझे पता नहीं था कि मैंने पूछा एक दिन कि ये क्या है, तो बोले देखो माँ, ये है बात कि आप वो कश्ती उधर गई तो मेरी बच्ची का निकाह मैं वहां करूंगी, अगर वो कश्ती डूब गई तो खत्म। तो ये अरे देखो, बात तो बड़ी मजे की है ना, कि लेकिन आदमियों का अकीदा, आदमियों की मासूमियत कितना हमारे पास है, पता नहीं। अकीदे पे याद आया कि भाई अब आपके जो छठे बादशाह थे यहाँ, छठे वली निज़ाम, बादशाह, मीर महबूब अली बादशाह, जो हर दिल अजीज बादशाह रहे बादशाह हैं, हमारे, वाकई में महबूब रहे हैं वो हैदराबादियों के। और अगर उनकी सही तारीफ आपको सुनना हो, वैसे तो कई जगह नहीं है, नहीं, वो तो ये है कि सरोजनी उनके, नायडू के खत में उन्होंने लिखा है, हाँ, नहीं बहुत दिल नहीं, से बहुत लिखा दिन है। तक अगर तो वो मुझे पढ़ याद लें है तो आपको कि, समझ में आएगा नहीं कि नहीं, बहुत दिन क्या तक है। याद है मुझे कि वो मेरे मोहल्ले में भी एक साहब रहते थे, हकीम साहब, वो दुहाई देते थे। हाँ, वो दुहाई देते थे, अगर किसी को सांप काटा तो पहले वो महबूब सुबह उनकी दुहाई महबूब देते अली थे, बादशाह महबूब अली की बादशाह दुआई। की दुहाई, और वो सांप रुक जाता था। अरे मेरे वालिद का नाम भी उसी वजह से रखा नारायण गया है, महबूब नारायण महबूब उसी नारायण, वजह से रखा गया है उसी कि वजह से रखा गया कि वो महबूब। मेरे दादा जो है पायगा में थे, तो उनके लड़के बच्चे मर जाते थे, तो किसी ने कहा कि आप अपने बच्चों का नाम महबूब रखिए तो वो बच्चे बच जाएंगे। तो राज बहादुर गौड़ साहब के वालिद का नाम महबूब रहे,
और मेरे वालिद का नाम महबूब नारायण। नारायण। तो उसके बाद किसी नहीं, वो, बच्चे का नाम सुना मैं सत्यनारायण रखे, वो बच्चा मर गया। तो हमारे साहब जो है सत्यनारायण की कथा नहीं होने देते थे। नहीं, नाम रखने पे एक याद आया कि वो एक सागर साहब थे, आपके वालिद के बारे में सुना मैंने कि वो उनको बच्चे बहुत हुए, तो प्रेम सागर और दया सागर, वो फला सागर, तो आखिरी में जब कुछ ज्यादा ही बच्चे हुए, कभी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने नाम रखने लगे कि दया सागर, कृपा सागर, कि रहम कर भगवान, अब बस कर ये बच्चे, मगर वो हो ही नहीं। तो एक बार सुना आपके वालिद साहब के पास पहुंचे, बोले बहुत परेशान हूँ राय साहब, मैं क्या करूं? भूसा सागर। तो बोले नहीं, बस सागर रखो। अगले बच्चे का नाम बस सागर रखो, ये तुम्हारे दया कृपा समझ में नहीं आ रही ऊपर वाले, वो समझा तुम दुआ कर रहे हैं तो और तुम्हारे में बच्चे जरा। तो इस किस्म की बातें होती थी। फिर मैं लौटते हुए वो महबूब अली पाशा की जो आपने बात कही, महबूब अली पाशा की दुआई, जब वो सुना था कि पूरे हैदराबाद स्टेट के रेलवे स्टेशनों पे जो टेलीग्राफ ऑफिस था, उसको हुक्म था कि बगैर पैसे लिए कि अगर कोई भी केस आया जिसको सांप काटा हो, तो फौरन टेलीग्राम जो है वो पुरानी हवेली को पहुंचना चाहिए, जिसपे वो आदमी का नाम लिखा हो, ताकि महबूब अली पाशा जब वजीफा पढ़ते थे रोज, वो उसका नाम उसमें शामिल करके पढ़े तो सब। तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर था, सुना पता नहीं कहाँ देखिए, तक। यही महबूब अली पाशा जब सुना नदी आ गई थी, तो उनसे कहा गया था कि आप नदी की गोद दो, तो वो पूरी वो नारियल, फल, चावल, हल्दी, कुमकुम, उसमें एक सिंदूरा होता है, वो सब रख के थाली से, चांदी की थाली में ये तमाम चीजें रखकर वो नदी में उतर भी भिजाए थे, बाद लोग बोलते हैं भिजाए थे, नहीं, वो बाद कहते हैं कि वो खुद उतरे थे। नहीं, वो जो खानदान है ना, हाँ, वो है, अभी भी है, खानदान, वो अभी अभी खानदान है, है वो वो। पंडित जो थे, हाँ, झूमर लाल तिवारी, हाँ, वो जो है झूमर लाल तिवारी जो है तो वो कि पूजा करी थी जो वहां है पर, वो और वो पूजा जब वो करे थे, डूबने लगे तो उनके खानदान के लोग अभी हैं। है, वो बच कहते हैं कि वो हमारे दादा परदादा ने जो है उसको बचाया, उनको बचाया है। हाँ, वो तुगयानी पे तो बहुत कुछ लिखा गया था। हाँ, नहीं, अभी अच्छा, अभी बात कर सकते हैं, अभी तो कुछ और पूछना ही है आप। बताइए साहब, क्या याद है? मखदूम का जिक्र आपने किया, तो मखदूम हैदराबादियों की कमजोरी रही है। उसी चमन में चलें, जश्न याद यार करें, दिलों को चाक, गरेवा को तार तार करें। आपने तो वो शेर से शुरू ही किया कि क्या है वो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। वैसे हम लोग आमतौर पर जो अवाम जो वाकिफ है उनके कॉम्पोजिशन से, उसमें वो चमेली के मंडवे तले और बाजार में एक गाई थी, क्या वो, एक चमेली के मंडवे तले, बात फूलों की, आपका रात था रात फूलों की, ये बात दो फूलों गजल की, गा लेते हैं, दो लेकिन गजलों से जो है ज्यादा वाकिफ है। चमेली का मंडवा जो है मेरा ख्याल 59 57 के आसपास में लिखी गई थी, जब वो वहां से आए थे, अपना ये जर्मनी से आए थे। वो तो याद नहीं है, मैं समझता हूँ आपके 1965-70 में राज बहादुर गौड़ ने घर बनाया था, तो घर का नाम चमेली का मंडवा रखा था। झोपड़ी को तब्दील किया था घर हाँ, में, जो भी झोपड़ी था, जो थी वो तब्दील वो किया जो था, तो उसका उनका घर था, उसमें एक मंडवा भी था चमेली का। चमेली का। तो ये चमेली मखदूम के चाहने वाले नहीं, जब वो ऐसे नज़म काम लिखी करते गई थे। थी आपका वजूद नहीं हुआ, वो तो नहीं था, वो तो सवाल ही नहीं है, वो तो उनके अव्वलीन। हाँ, वो चमेली का मंडवा भी है। वो मखदूम के हाँ, दीवान में जो आखिरी शेर है, वो मेरी बड़ी बहन की पैदाइश हाँ, पे है। पैदाइश पे तो वो आ रहे हैं, बारह का एहतमाम करो, तो वो अलग बात है। लेकिन ये है कि मखदूम को बेतहाशा चाहते थे, बहुत बाद लोग समझते थे कि बेवजह चाहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। मखदूम खुद लोगों को बहुत चाहते थे। अब उनको पता याद नहीं रहता था किसी का नाम है, तो फौरन हाथ बढ़ा के हाँ हाँ याद है, और आप उनको बाजू उठा के आपको क्या फर्क पड़ता है उससे, मैं भी उसको याद हूँ तो बस है, मैं उसको उनको एक तो जाहिर बात है कि मखदूम एक थे, उनके लिए चाहने वाले हजार थे। अब वो हजारों को याद रखना एक आदमी की बस का काम नहीं है, लेकिन वो कभी किसी को ये कहे मौका ही नहीं देते थे कि साहब मैं आपको नहीं जानता, ऐसा कभी नहीं। वो रिक्शा वाले को भी जानते थे,
वो बड़े से बड़े। अच्छा, एक 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 चीज तो मुझे बहुत साफ साफ याद है, जो आपको सुनाता हूँ, शायद आपको भी याद हो। स्टैचूज लग रहे थे हमारे टैंक बंड पे, हाँ तो मुझे। मखदूम का भी स्टैचू वहां लग रहा था। तो एनटी रामाराव साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने किसी कलाकार को कहा कि स्टैचू बनाओ। खैर दूसरों के भी बने स्टैचू, उसमें पूरे जो चूड़ीदार हिस्सेदार थे। पैजामा जो पहना। हाँ, तो मखदूम साहब का जो है वो मुजस्समा तैयार हो रहा था, स्टैचू। तो हमारे एनटी रामाराव साहब ने कहा कि हैदराबाद का शायर है, तो इसको जो है, जो दिखा रहे हैं आप गलत दिखा रहे हैं, चूड़ीदार पैजामा पहना दो। तो पता है, मखदूम साहब जिंदगी में कभी चूड़ीदार पैजामा नहीं नहीं वो पहने। कहते थे कि ये चूड़ीदार पैजामे का रिवाज तब हुआ जब घुटने अलग किए जाते थे, तब जो है ये तो चूड़ीदार। वो जो है जुल्म हम लोगों पे, हैदराबादियों पे कई किस्म के हुए हैं। उसमें से एक जुल्म ये है कि मखदूम को चूड़ीदार पैजामा पहना दिया। और उस जमाने में ढीले पैजामे तो बड़े ढीले होते थे, जी, आजकल की तरह। नहीं नहीं, ये तो तंजमोरी का पैजामा पहनते थे मखदूम। हाँ तो नहीं नहीं, ढीला भी बहुत हाँ, लंबे ढीले। बाद में ये बाद में जब फैशन बदलने लगा तो नहीं वो तो मखदूम क्या पहनते थे ये मैं समझता हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको तस्वीर नहीं, बताऊं। आप तस्वीर दिखाइए, मैं मुजस्सम देखा हूँ। मेरे वालिद जो है मखदूमिये थे, हाँ तो मखदूम जिस तरह की शेरवानी पहनते थे वो भी वही पहनते थे। मगर ये है कि मेरे वालिद जो है शाह चूड़ीदार पजामा पहनते थे कभी कभी। शहाबुद्दीन और शाह भाई तो सीनियर थे, वो तो मखदूम के साथियों में से थे। साथियों में से थे। हाँ, और शाह शाह भाई क्या करते थे पता है, जब ये लोग आते थे सब अपना सामान अंदर रखो, चोर आने वाले हैं। ये लोग उठा के ला लेते थे। नहीं, वो दोस्ती, वो प्यार, वो मोहब्बत। कि जितना सताते थे सब मिलके शाह भाई को, कोई और मतलब सिर्फ वो दोस्ती थी पुरानी, जो निभाने के चक्कर में हर चीज उन्होंने बर्दाश्त की। इन उन लोगों की वो रिवायतों को हम लोग नहीं समझ सकते, नहीं समझ नहीं समझ सकते, नहीं बिल्कुल समझ नहीं सकते समझ आजकल, वो मुश्किल है। सकते, मुश्किल वो सेंस ऑफ ह्यूमर, वो टॉलरेंस। है। टॉलरेंस, सबसे बड़ी चीज आजकल हमारे पास वो टॉलरेंस ही चला गया। जी, सिर्फ हमारे पास ये है कि हम बड़े हैं, तो हमारे पास शो बहुत हो गया है आजकल, शो ऑफ। वो हमारे वाले बोलते थे हाथ खाया वो बिरयानी खाया हमारे बाप, सूंघो हमारा हाथ। वो हालत हो गई है। और खाने में जो है, अरे हमारे पास ज्वार की रोटी और अंबाड़े की भाजी का भी लुत्फ था, लेकिन अब लोगों को सिर्फ बिरयानी और हलीमन। हाँ, ये एक अजीब हो गया है कि सिर्फ बिरयानी और हलीम। और हैदराबाद वो हम इतनी वैरायटी शहर में, हर जगह से, कि हैदराबाद की जो है खाने के बारे में। सज्जाद, खाने के बारे में हमारे पास बहुत वैरायटी है। हम लोग अब तो इटालियन जगह सब कुछ आ रहा है, चाइनीज और सब आ जाता है। लेकिन जिस जमाने में हैदराबाद में कई तरह की पकवान होते थे, जैसे बिरयानी कई तरह की होती थी, तुमको मालूम है, मोती बिरयानी होती थी जो लखनऊ से आई थी यहाँ पर। ये सब होने के बावजूद जब शादियों में जाता था तो एक बिरयानी, एक सालन और एक मीठा होता था। और बाजू में लिखा जाता था, हर कायस्तों के रुखों में ये होता था कि लवाजमात भी पेश किए जाएंगे। तो इसका मतलब होता है कि शराब भी सर्व, तो उसमें कबाब वगैरह होते थे। आजकल जो है लोग ये समझते हैं कि लोग खाना खाने के लिए आते हैं, पहले लोग मिलने के लिए आते थे, एक दोस्ती होती थी, एक रिवायत होती थी। अच्छा, और खुदा न खास्ता किसी के घर में कुछ बुरा हो जाए तो हाजिरी के तौर पे खाना जाता था। वो नहीं देखते थे कि ये हिंदू के घर में भेज रहे हैं कि मुसलमान के घर में भेज रहे हैं। और मुझे याद है इफ्तार जो होती थी वो मस्जिद में बराबर जाती थी। इसके लिए हमारे जो मस्जिद में रोजेदार रहते थे उनके लिए मस्जिदों में इफ्तार जाती थी, हिंदू घरों से भी जाती थी, मुसलमान घरों से भी जाती थी। लेकिन अब इफ्तारी पार्टियां होने लगी हैं, वो दिन भर खाते रहते हैं, फिर शाम में इफ्तार करने चले जाते हैं। तो ये नहीं था हमारे पास। इफ्तार का मतलब ये होता था कि उसके साथ हर चीज के साथ एक तखद्दुस लगा हुआ एक था। बात आज वो बताइए, नहीं है। हाँ आपने शराब की बात भी छेड़ी दी, तो कर ही लेते हैं शराब की बात। हाँ, कर लेना। सुना है आपके रिश्तेदारी से, सुना है एडवोकेट साहब नाना सक्सेना जो साहब, हमारे सदगुरु प्रसाद साहब जी, सदगुरु जवाहर नहीं, ये मैं मनोहरा सक्सेना साहब मनोहरा की बात सक्सेना करता हूँ। नहीं, सदगुरु पीने नहीं नहीं पिलाने नहीं, में। जो हाँ मुझसे जो बताया उन्होंने कि हैदराबाद के हुदूद बल्दा, सिटी लिमिट्स, जो वर्ल्ड सिटी थी, उसके अंदर शराब पीना भी मना था, शराब बनाना तो कर नहीं था। वो पूरे शराब खाने से, जो कलाल खाने का कलाल इलाका। खाने जो होते थे, वो
बेरून में दरवाजे के बाहर। बाहर। और ये था कि शाम होते ही मगरिब के बाद दरवाजा बंद हो जाता था, अगर आप पी के वापस नहीं आ गए तो दूसरे दिन सुबह तक बाहर पड़े रहना पड़ता था। तो शायद सक्सेना साहब बाहर भी रहे होंगे कहीं, तो उनको याद था। उस जमाने में सक्सेना साहब बहुत छोटे होंगे। अच्छा, हाँ, ये तो बहरहाल मेरा ये कहना था और कि 14 खिड़कियां, 12 दरवाजे 14 खिड़कियां सब बंद हो और वो जाती थी। खिड़कियां सब बंद हो जाती थी। वो सुबह में वो दूध की खिड़की खुलती थी, वो दूध वाले आते थे तो वो खिड़कियों से लेके आते थे दूध वगैरह जो बाहर जाते। उसमें अहम बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ चंद कायस्थ खानदानों को हैदराबाद शहर के अंदर शराब बनाने की इजाजत। हाँ, वो स्टेटस मालवाला वाले सबसे ज्यादा उनका था कि और किसी को इजाजत नहीं दी, कोई तुरुम खां नहीं बना सकता था सिवा। पीतर की शराब बनाते थे, गुलाब की शराब बनाते थे, मोतिया की शराब बनाते। और वो ट्रेडिशन कहाँ गया? कहाँ गया? मतलब अब कोई है उसके नुस्खे? नहीं, नुस्खे तो तुमको मैं भी दे दूंगी, उसका सवाल नहीं है, क्योंकि मेरे बाप आबकारी में थे तो मुझे मालूम है कौन सा। मुझे तो ये भी मालूम है कि कौन से ड्रग पीने के बाद क्या असर होता है उसका, और उसका तोड़ क्या होता है। सबसे बड़ी चीज ये होती है, बिरयानी की भी शराब बनती थी सुना, ऐसी शराब कि उसमें बिल्कुल बिरयानी का टेस्ट था। चावल की जो बिरयानी के जो खुरचन बचती थी उसकी शराब बनाते थे। तो वो मगर वो क्या था मालूम है, ड्रम्स होते थे उसके लकड़ी के। अब वो लकड़ी के ड्रम्स बनाने वाले भी नहीं है। ये आपके नारायणगढ़ पे जो कोरंटी का दवाखाना है, वहां पर एक ड्रम्स बनाने वालों की पूरी बस्ती उसी की थी। और ये बस्तियां जो है, अरे तुमको वो याद है 5555 सुइयां पोते वालियां। वो तो खैर आजकल ये हो गया कि अरे नहीं, जब से मीडिया आया उनका रोजगार बंद हो गया, वो भी हो गया। और ये आवाजें जो सुनने में आती थी, कान पड़ती थी, वो खत्म हो गई। अब तो हैदराबाद में फकीर और भिखारी के बीच में जो फर्क है वो कोई नहीं जानता। नहीं, अब फकीर जो है, फकीर की काफी इज्जत होती थी। फकीर घर पे आया तो बगैर उसको दिए के वापस करना बहुत मायूब चीज समझ। लेकिन अब अगर ऐसा फकीर है जिसका बेटा जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्हें बच्चों को छोड़ दे तो उसको देने वो फकीर नहीं है ना। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ फकीर और भिखारी, वो भीख मांग रहा है, वो उसको आदत हो गई है। फकीर तो वो है कि अपनी लाइफ एक वो आते थे, हाँ, वो सदा सुहागन, वो हाथ में कड़े, और वो हाँ, वो एक मर्तबा आवाज देती फौरन उनको दे दिया, फौरन देना, उनको खाना, उनको देर नहीं करना। लेकिन ये सुइया पोता वालियां जो आते थे ना, अरे क्या दुकान लगाते थे मियाँ वो लोग, कहाँ से आते थे। शैंडलियर से लेके आपको हाथ की दस्ती तक मिल जाती थी उनके पास। वो बैठे थे दालान में, बड़ा होता था, और वो अड़ोस पड़ोस सब वहाँ जमा हो जाती थी खवातीन। और उसके बाद वो कहती थी कि अरे देख ना, थोड़ा सा तेरे पास है तो थोड़ा बहुत देख, क्या टोपी का होगा मसाला, वो चांदी सोने की जो उन लोगों की चक्कर में पूरे आप जो है अपने हाँ, वो जर के सामान देते थे। और खासतौर पे कायस्तों के घरों में वो लहंगे दड़िए पे तो जरी पर लगा के पहना जाता था, तो वो दे देकर उनके जो है वो बर्तन लेते थे। बर्तन भी कई चीजें। मेरे पास अभी मेरी नानी के वो है प्लेटें हैं, वो खास चीज होती थी। वो एक उसके ऊपर बड़ा वो अजीब सा रहता था। और एक लाल घोड़ा सिल्क लाते थे वो। खैर अब आजकल चीनियों का सामान लेना मना है, मगर उस जमाने में लाल घोड़ा सिल्क, लाल इमली ऊल, ये सब जो है आता था। तो अब हम हमारे भी जो है सास साहिबा के पास 2 प्लेट मिले मेरे को। हाँ, तो मैं बोला ये कहाँ से आए, क्योंकि आजकल जो है वो पुरानी चीजें जो 2-1-2 रुपए में मिलती थी, वो जो है हमारे भी जो हमने जो सजा रखी है सब चीजें जो है 2-4-5 रुपए की हैं। आजकल जो है वो एंटीक वैल्यू हो गई, हमको नहीं मालूम। तो उनके पास जो है वो मिली थी मेरे को, जो हैदराबाद में छिछोरे जो है उसका नाम रख दिए थे। वो खास किस्म के प्लेट्स होते थे जिसमें बड़े बड़े फूल पत्ते इंग्लैंड में बनी हुई होती थी, बैगन पल्ली प्लेट बोलते थे उसको। तो उनके पास 2 मिले मेरे को। बोला ये कहाँ से लाया? बोले रहे सुइया पोते वाले। उस सुइया पोता वाले मुझे, अच्छा उनकी बस्ती है, सुइया पोता वालों की बस्ती है चंचलगुड़े से आप थोड़ा आगे जाने के बाद बस्ती है। अब पता नहीं अब क्या रोजगार के लिए वो कर ले रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज वो जो लगा के आती थी, और उसके गोद में एक बच्चा, पीठ पे एक बच्चा, सामने एक बच्चा, और शौहर साहब जो है गंपा उठाए अपना सामान लेके पीछे पीछे आते थे। उनका फरीजा ये था कि वो जहाँ दुकान लगती थी वो गंपा छोड़ कर चले जाते थे, फिर अब ये बैठ के अरे तो
उस सारे मोहल्ले की बल्कि रिश्तेदारों की अपनी खबरें देती थी। अब मीडिया इलेक्ट्रॉनिक हो गया है जनाब, मीडिया जो है अखबार आने लगे हैं, तो वो बेचारों का वो रोजगार गया, वरना वो बड़े दिलचस्प अंदाज से खबरें सुनाते थे। अब वो गया, अब नहीं। हम हालांकि बच्चे थे मगर मजा आता था वो सुनाने में। तो आपके बारे में तो हमने बात की है, कल्चर के बारे में बात की, एक मौजू छूट गया कौन सा जनाब? जमनी तौर पे, उसका भी जिक्र मैं समझता हूँ जरूरी है, आपके शौहर मोहतरम का। मेरे शौहर मोहतरम जो है वैसे तो पंजाबी है, तालीम वगैरह जो हुई उनकी वो पुणे में हुई और आगे हैदराबाद। तो पंजाब में उन्होंने शायद कुछ ज्यादा देखा भाला नहीं, क्योंकि उसके बाद तकसीम हो गई, ये हो गया। पुणे में अलबत्ता उन्होंने, लोगों ने काफी अपनी पुरानी चीजों को जमा करके आज भी वो रोड, वो चौक वगैरह, यानी पुणे और राजस्थान में जो अपनी विरासत को बचाया है, वो उनको यहाँ आने के बाद उन्होंने बहुत कोशिश की कि हैदराबाद का वर्षा भी जमाया जाए, लेकिन मैं नहीं समझती कि वो बहुत कामयाब हुए इस नहीं नहीं, सिलसिले मैं में। समझता हूँ एक बात 1200 माननी पड़ेगी। देवड़ियां गिरा दिए गए। 1200 देवड़ी थी जनाब, जी। मुगलपुरे से हरी मौली तक देवड़ियां ही देवड़ियां थी, और एक देवड़ी से दूसरी देवड़ी में नहीं, जाने का रास्ता था। मैं इसलिए उनका जिक्र जरूरी समझता हूँ कि अब कि हाल में, हैदराबाद का जो कुछ बचा है हाँ थोड़ा, आर्किटेक्चरल हेरिटेज, उसको बचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। हाँ वो जो फोर्ट फाउंडेशन की स्टडी हुई थी, उसमें जो है कम उनका से बहुत कम अहम रोल रिकॉर्ड हुआ के तौर है। पे तो रह रिकॉर्ड गए। है, नहीं कोशिश तो उन्होंने की। अब एक कोशिश देखिए, आ, कोशिश करते हैं तो बाहर वाला किया है, लेकिन अब वो बाहर वाले की कोशिश को हम समझे नहीं, हम अपने तौर अब पर हाँ, हम लोगों वो ने नहीं कुछ किया। नहीं किया। बस ये बात है, हम अपने जाहिर तौर सी पर बात है, वो बेचारे ठहरे आईएएस ऑफिसर, चीचोरों का मुकाबला वो तो नहीं कर सकते थे। नहीं, हैदराबादियों का फर्ज था कि चीचोरों से वो मुकाबला करें, हाँ वो नहीं जो हुआ। हम जानते हैं। वैसे आप भी, और जबान जो बोलना है वो भी, हैदराबादी वो शरीफ आदमी है। मगर आपने एक बार मुझसे कहा था, किसी को कुछ लवाजमात सुना रही थी आप, मेरे खातिर हुआ था। मैंने कहा ये जबान, तो आपने कहा हैदराबादी ऐसी गाली देता है कि 3 दिन तक सोचना कि बोला क्या है। हाँ ऐसी वो मेरी जबरदस्त, नहीं गालियां जहाँ ऐसी चुनिंदा रहती थी, लेकिन वो जो है घर को जाकर वो आदमी की समझ में आता था, अच्छा मुझे गाली अरे दिया क्या था, दिया है, क्या बोला। क्या बोला मियाँ। मिसाल के तौर पे एक सुनाई देती हूँ आपको, ले साहब, पैदाइश तो इनकी बस सिलसिले सैरो तफरी हुई है, अब घर को जाके सोचिएगा कि किस सिलसिले में गाली दी गई है। अच्छा, मेरे नाना हजरत मुझे बहुत गालियाँ सिखाते थे, बहुत बड़े जो सदगुरु प्रसाद साहब थे, वो उन्होंने फरखुंदा बुनियाद हैदराबाद लिखी है, किताब और लिखी है। वो भी अपने तौर पर बहुत हैदराबादी थे। उनका सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब उर्दू को अदालत से निकाला गया तो उन्होंने कहा कि मैं अब बहस करने नहीं आऊँगा अदालत में, और जो उनके मौकिलीन थे उनको 500 रुपया 56 में उनकी समझिए कंसल्टेशन पे देते थे। कई मारवाड़ी थे जो उनके कंसल्टेशन पे देते थे। ये मनोराज, हमारे गुलाम यजदानी साहब, ये सब के सब उनके वो थे, जूनियर्स में मार होते थे। आज भी वो बड़े, तो जो आज हमारे पास ये जो जहन जो बन के आया है, वो मुझे बहुत तकलीफ होती है। एक तो ये कि भाई उर्दू तो मुसलमानों की जबान है, कहाँ के मुसलमानों की जबान है? हिंदुस्तानियों की जबान है। कोई यहाँ आए तो हिंदुस्तानी के तौर पर बोले, ऐसे हिंदुस्तानी बोले। लाहौर से लेके हमारे हैदराबाद के नेल्लूर तक बोली जाती थी, अपड़ता नहीं सपड़ता नहीं, हमारी जबान है, और हम मुसलमानों की, मुसलमानों की। अरे मुसलमान को तो अपनी कुरान शरीफ में पूरी अरबी नहीं आती, सीधी सी बात है, बुरा मत मानो आप। तो दूसरी बात यह है, और हिंदू को संस्कृत नहीं आती, आप क्यों अब मुसीबत पाल लेते अपनी। अच्छा, दूसरी बात ये कि बार बार ये बताया सर, रजाकार हिंदुओं पे बहुत जुल्म करे आके, मसखरा बना है। मुसलमान तो रजाकार कम थे, हिंदू थे। आपके सामने एक नाम बहुत बड़ा रख दूं मैं, वैष्णव रामचंद्र रेड्डी, जिसके घर से हथियार बंद तहरीक चली है, क्योंकि उसने अपनी कामाटन के साथ बदतमीजी की, तो उसके बाद लोग घुस के उसको मारे तो हड्डी फसली, बल्कि बोटी बोटी अलग कर दी। वो सालार था, और एक कृष्णा रेड्डी भी था, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं फहरिस्त निकाल दूँ। डॉक्टर मुनीर अहमद खान ने फहरिस्त भी बनाई है हिंदू रजाकार। तो रजाकार जो जो थे वो ये थे कि साहब, जो निज़ाम
चल रहा था उसके खिलाफ आवाजें उठ रही थी। उस निजाम को वैसे ही कायम रखने के लिए ये यानी जागीरदारों जमींदारों, तो जागीरदार हिंदू नहीं थे, मनसबदार हिंदू नहीं थे, वो उनके साथ थे। तो ये दो बातें मुझे बहुत तकलीफ देती है, बहुत तकलीफ देती है कि हर बात आप बिजली कहाँ गिरती है तो मुसलमानों पे वाली बात होती है, वो नहीं होना चाहिए। ना देखिए, ना हिंदू अच्छा होता है ना मुसलमान अच्छा होता है। अच्छा होता है तो इंसान होता है, बुरा होता है तो शैतान होता है। अब आप मजहब को क्यों उसमें घुसाते चले जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। मैं हिंदू हूँ, हमारे पास ना बहुत अच्छा है, औरतों को बहुत इज्जत देते, लड़की पैदा हुई तो बीवी को छोड़ देते, वो हिंदू भी करता मुसलमान भी करता, क्यों आपको परेशानी होती। तो ये चीज को हैदराबाद दी नहीं बोला कम से कम, तो दूसरे कोई कर लेते होंगे तो मैं माफ कर दूंगी, लेकिन हैदराबादियों से मेरी गुजारिश है कि ये बात कभी भी दोहराने की कोशिश न करें। तो ये तो है, मैं सोचता हूँ वक्त हाँ, बहुत तो कम रह गया है। मैं एक बात बोलूंगी जी। कि एक जमाने में हम लोग जो जीते थे वो पूरे 9 रस के साथ जीते थे। हमारे पास जो 9 रस हैं जिसमें हम हंसी मजाक खेल कूद सब कुछ यानी हैरत, आज हम जिसमें जीते हैं एक ही रस हमारे पास रह गया है, वो डर और दहशत। हमारे 9 रस में से 8 रस तो हम खो ही दिए, क्या और खोने के लिए हमारे पास बाकी है बताओ। कुछ तो होगा तो जी रहे हैं। वो ये बस वो एक रस है जिसमें जो है लोग समझते हैं कि नहीं, इस रस को हटा के हम दूसरा लाएंगे। हमारे वैसे दीवाने हैं जो 80 बरस की उम्र में ये सोचते हैं कि कल कुछ अच्छा होगा। ये तो सोचनी चाहिए ना, कल के लिए हम सही, अच्छा ही ये सोचना तो चाहिए। है, कल के लिए तो अच्छा, वो उसके बगैर तो फिर आप ये वो जो इंसान। कल गया वो याद नहीं हाँ, करेंगे, जो आज है इसमें जी रहे हैं, लेकिन कल के लिए कुछ तो मुस्तकबिल, मुस्बित सोचे। फ्यूचर। फ्यूचर तो मुस्बित सोचेंगे ना कि हम तरबियत देंगे हमारे। और मैं जो सोचता मैं बताऊं हूँ टीचर के लिए, मैं बताऊं एक था, मैं एक छोटी सी कहानी उनको बता देती हूँ। मैं मदरसे में गई थी तो वो घर में हमारे बाबा किताबें ला के डाल दिए थे, तो एक किताब पढ़ लिए। उसमें ये लिखा हुआ था कि महात्मा बुद्ध जो है वो पोर्क खा के मर गए। उसके बाद की जो चीजें थी वो हम पढ़े थे, लेकिन हमारे टीचर को हम बता नहीं सकते। हम गए और जब उन्होंने टीचर ने पूछा कि बोलो महात्मा ये बुद्धिज्म और जैनिज्म का मुकाबला, तो हम बड़े शान से खड़े रह के बोले महात्मा बुद्ध वगैरह सब लोग गोश्त खाते थे और महात्मा बुद्ध पोर्क खा के मर गए। टीचर बेचारी मुसलमान, उन्होंने महात्मा बुद्ध को पोर्क का खा के मरने पे बहुत गुस्सा आया हमारे ऊपर, हमको बेंच पे खड़ा कर दिया। हम आए घर को आके बोले हमारी टीचर बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, हालांकि किताब में है। वो नहीं बोली। मेरे वालिद ने कहा कि देखो तुम पढ़ने जाती हो, उस्ताद को पढ़ाने नहीं जाती। आज हमारे पास वो उस्ताद ही नहीं रहे, और आज हमारे वो वालिदीन भी हम ऐसे नहीं है। अगर हमारे बच्चे को कोई टीचर डांट देता है तो हम फौरन डंडा उस्तादों छंडा की लेके जरूरत चल, ही नहीं है, क्योंकि हर एक कोई उस्ताद हो गया है। हर उस्ताद हो गया है। और एक दूसरी बात ये हो गई है कि हम कारपोरेट स्कूलों की तादाद कर दी है, हमने वो खत्म कर दिया है, सरकारी स्कूल नहीं है। हाँ, हमारी अब वो बीमारी, हमने सोच भी नहीं मादरी सकते जबान कि खो दी है, हमने आप। अपनी मादरी जबान खो दी जी, है। वो तुमको तुम्हारे याद है जमाना। ना, जब शिव शंकर साहब पाकिस्तान गए और उर्दू में बात किए तो लोगों ने कहा कि आप इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, तो उन्होंने कहा आपकी जबान सरकारी है, मेरी जबान मादरी है। जी। तो वो मादरी जबान टूट गई। अ, चलो सब एक आपके भाई का एक जुमला मुझे ठीक हमेशा है। याद रहेगा जी। बहुत पहले की बात है ये, जब ये डिबेट शुरू हुई थी कि उर्दू का कोई रिलेवेंस नहीं है, जबान खत्म हो गई, तो राज ने कहा था कि उर्दू बहुत ढीठ है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकते, ये बराबर रहेगी। और उन्होंने एक जुमला कहा था कि इनकलाब जिंदाबाद से लेकर गरीबी हटाओ, ये उसी जमाने का है जब इमीडिएटली आफ्टर इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ। इनकलाब जिंदाबाद से लेकर गरीबी हटाओ तक इस मुल्क का हर अवामी नारा इसी जबान में रहा है। अभी हमने बात करी ना कि आम आदमी, जी आम आदमी पार्टी जब लगाए हैं तो आम आदमी दोनों भी अरबी और फारसी का कॉम्बिनेशन, जी और वही उर्दू है। उर्दू में फारसी होंगी, अवधी आ जाती है, हम लोग तेलुगु के भी अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी उर्दू एक ऐसी जबान है हमारी जो एक माँ की तरह है, जिसके आंचल में जो आता है वो उसका ही बच्चा हो जाता है। उसमें वो फर्क नहीं करती है कि बच्चा किसका है। तो माँ जो होती है वो हर एक के बच्चे को अपना बच्चा समझती है। अगर भूखा होता है किसी का भी बच्चा रहने तो वो माँ जो होती है वो, वैसी हमारी जबान है उर्दू। और इसको कहीं किसी मजहब के साथ जोड़ेंगे कोई तो मुझे बड़ा तो। तो मैं समझता हूँ अब सामईन की तरफ मैं सोचता हूँ
इंटरेक्शन भी हो। करने दीजिए उनको। मैं इस शेयर पे आपकी नजर करते हुए खत्म करूंगा कि बातें हमारी याद रहें, फिर बातें ना ऐसी सुनिएगा, पढ़ते किसी को सुनिएगा तो देर तलक सर सुनिएगा। तो आपकी बातें याद रहेंगी। हम तहरीर तो आप लिखते हैं, आप तहरीरें तो हैं, पढ़ना और बात है, सुनना और बात है। आज आपको सुनने का मौका मिला। हमारे जो सुनने वाले हैं, मैं समझता हूँ मुझसे कहा गया था कि वो लोग भी कुछ आपसे सवालात करेंगे, कुछ इंटरेक्ट करेंगे, तो मैं समझता हूँ उसके लिए कुछ वक्त दिया जाए। मैं तैयार हूँ हमले के लिए। अवधेश जी और सज्जाद साहब, बहुत 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 शुक्रिया आप दोनों का। आपने 1 घंटे में जो बातें की वो दिल को बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। यूट्यूब पे कई लोगों ने सवाल पूछे हैं, जो सवाल मैं और विक्रम मिलके आपको पूछेंगे अभी। अंजू खेमानी पूछ रही है कि अवधेश जी का ये 2nd लॉकडाउन है, हम उनसे फर्स्ट लॉकडाउन 1946 के एक्सपीरियंस की बात सुनना चाहते हैं। नहीं, उस जमाने में हमको कोई तकलीफ नहीं थी, बाज़ाब्ता हम लोग सड़कों पे खेलते थे। बल्कि मैं बताऊं, एक साहब ने ये लगा दिया था कि उस मकान में शैतान है। वो मकान को 46 मतलब तो 46 हम 5-6 साल के थे। आप इसमें रहे होंगे ना? हाँ, कैंप में? नहीं, वो प्लेग कैंप में रहते थे, तो सारा दिन घूमते फिरते रहते थे। और वो बता दिया था कि किसी ने बताया कि भाई वो उस मकान में शैतान रहे, वो शैतान जो है रात में 12 बजे वो आग उगलता है। तो हम बच्चे जो थे उस शैतान को देखने गए थे। आज जो है हमारे मुंह पे कपड़ा बांध दिया गया है, हम कुछ नहीं कर सकते, न शैतान देखने को जा रहे हैं न। तो ये आज का हाल हो गया है हमारा, बूढ़े हो गए ना। और कोई सवाल है? हयात साहब पूछ रहे हैं, आप प्लीज डिस्कस द एमिनेंट उस्मानियंस ऑफ डेक्कन, स्पेशली हैदराबाद। we didn't get you. Couldn't get clear नहीं है। Please discuss the eminent Usmanians of eminent Usmanians। बहुत उस्मानियंस के कौन eminent? बहुत है, लेकिन अनगिनत हैं। रजीउद्दीन साहब है मैथमेटिक्स के, और आपके खैर मखदूम मोहिउद्दीन साहब है, राजबहादुर मेडिसिन की प्रैक्टिस एक साहब है औरंगजेब, वो जो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। और अनीसुर रहमान जो जिनका बिल्कुल, अगर वो मरे नहीं होते तो शायद उनको नोबेल प्राइज भी मिल जाता। तो बहुत है, हबीबुर रहमान साहब है, डॉक्टर्स में मन्नान साहब है, और राम प्रसाद है। डॉक्टर्स की तो एक लंबी तादाद, बहुत लंबी लिस्ट है। पंकज चंद्रा है डॉक्टर्स की, मुकला की, इंजीनियर्स की, अली रजा वगैरह सभी बहुत है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं वो किताब ही लेकर आ लेती थी, जो 65 में जो 50 साल के जुबली बनाए थे, उस वक्त पर सबकी तस्वीरों के साथ आया था। मुझे ये याद नहीं रहा, वरना मैं लाके आपको सबकी बता देती। तस्वीर है मेरे पास, वो तस्वीरों के साथ है। फिर कभी मौका मिलेगा तो उन सब की तस्वीरें आपको बता दूं। जी, यू आर म्यूटेड विक्रम, यू आर म्यूटेड विक्रम, यू आर म्यूटेड। There's a popular jingle I've told, भाई बहुत दूर जाएंगे कितनी दूर, जो बिल्कुल सही कहा आपने। भाई बत्तूर हम जाएंगे। ये इसमें ट्रेजेडी ये हुई कि वो सहरा बानो ने एक पिक्चर में गा लिया, उसका एक डिस्टॉर्टेड वर्जन, उसके बाद से वो बिल्कुल बिगड़ गया। हैदराबादी जो है वो आप सुनिए, आजकल बहुत रिलेवेंट है। आपने बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन किया जिसने भी किया है, क्योंकि वो रंग की बात होती है ना कि आजकल काले सफेद में बहुत परेशानी हो रही है। हैदराबादी में हैदराबादियों के लिए कोई ऐसा भेदभाव नहीं था। हमारे यहाँ का सिंबल ऑफ हेल्थ विगर वो जो है वो जिंदा तिलिस्मात का पुतला रहा है, एबिसिनियन। तो भाई बत्तूर याद है तुम्हारे? मेरे को भाई बत्तूर जाते कितनी दूर, 6 महीने का रास्ता है, नदी आई भरपूर, हथियार डूबेंगे, घोड़े तीरेंगे, छम्बालू के झाड़ के नीचे हबशियां लड़ेंगे, हबशी मेरा भाई
आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन, हफ्शी को भाई हैदराबाद की हर लड़की ने तो कम से कम कहा होगा, बच्चों में तो सभी कहते हैं हफ्शी मेरा भाई, चार खूनी छाई, जंगल जंगल मेहंदी फूटी, भाई का पाँव लाल। उसके बाद क्या है, पाँव भरे सुनार है, सॉरी वो आखिरी एक मिसरा ये में लास्ट में बहुत प्यारा है, फिर एक बार रिसाइट करेंगे। बहुत भाई प्यारा है। बत्तूर भाई बत्तूर अब जाएंगे कितनी दूर, 6 महीने का रास्ता आया नदी आई भरपूर, हथियार डूबेंगे घोड़े तीरेंगे, छम्बालू के झाड़ के नीचे हफ्सियां लड़ेंगे, हफ्शी मेरा भाई, चार कोनी छाई, जंगल जंगल मेहंदी फूटी, भाई का पाँव लाल। अब इसके बाद के एक लाइन नहीं आती, आखिरी लाइन है पाँव पड़े सुनार। वो क्या हुआ तो पाँव पड़े सुनार याद नहीं आ रहा मुझे। क्या बात है, क्या बात है। वंडरफुल, वंडरफुल। मैं कभी सुना ही नहीं मैंने। अब कहाँ है ये सब? ये बच्चों को पहले आजकल छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं, तो कौन सुनाएगा उनको लोरियां। ऐसी कई चीजें थी जो बच्चों को सुनाते थे, कहानियां सुनते थे। हमने ऐसी ऐसी कहानियां सुनी, और उसमें आपको एक चीज सुना दूं अगर इजाजत हो, अवधेश रानी जी की। नानी ने हमको, यहाँ इसी मोहल्ले में रहता हूँ मैं, पैदा होने से पहले ही जो है घर बनना शुरू हो गया था ये बात, तो मेरी पैदाइश यही हो, या 2-4 घर थे, बाकी पहाड़ियाँ थी। पहाड़ घूम फिरते थे दिन में, रात में जो है नानी हमारी जो है कुछ कहानियां सुनाती थी, जो जमाने का तरीका था। तो कई बातें कहती, कुछ सम विच यू कैन बिलीव इवन आफ्टर बी, बहुत सारी ऐसी के बिल्कुल भूत शैतान, जिसमें कोई एक कहानी उन्होंने सुनाई कि बचपन में भी हमने कहा कि दिस इज टू मच नानी, आपने बहुत ज्यादा कर दिया है। कहानी ये थी कि नानी ने पहाड़ियों को बता के कहा कि यू नो इन दिस हिल्स हियर, ये जो पहाड़ियां हैं इनमें एक अजीब किस्म की बकरी रहती थी कुतुबशाही जमाने में, स्ट्रेंज ब्रीड ऑफ गोट्स, जिनके ड्रॉपिंग्स में हीरे मिलते थे। अब आप सोचिए, इससे कोई आउटलैंडिश गाड़ी, अनबिलीवेबल, इम्पॉसिबल चीज आप सुने होंगे, मैं तो नहीं सुना था। मैं जब छोटा था, जब भी मैंने कहा नानी बस कर दीजिए, ये तो हजम नहीं हो रहा, ये इम्पॉसिबल है। बहुत साल बाद अवधेश रानी, मैं और 2-4 और लोग थे, और इनके शौर्य नामदार वसंत कुमार बाबा ने IFA, इंडिया फाउंडेशन ऑफ आर्ट्स का एक प्रोजेक्ट मिला था हमको, सेंटर फॉर डेक्कन स्टडीज को, डेक्कन के आर्किटेक्चर को स्टडी करने पे। तो अब मजबूरन बाबा साहब के अंडर में काम, IAS ऑफिसर के अंडर में काम कर रहे थे, तो ड्यूटीज दी गई थी हमको। जो है वैसे भी कुछ शौक था, तो हमने कहा पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड अप ऑन हिस्ट्री और जितने सोर्सेज है। एक दिन हमको एक किताब मिल गई, रिलेशंस करके, गोलकुंडा, रिलेशंस ऑफ गोलकुंडा, 3-4 उसमें तहरीरें हैं अलग अलग लोगों की, कोई अंग्रेज है, कोई डच है। तो रिलेशंस का जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में है वो हम पढ़ रहे थे। तो उसमें जो है एक मद्रास से आए हुए थे कुतुबशाही जमाने में, वहाँ के फैक्टर, उन्होंने वो रिलेशन लिखा है अपना, आंखों देखा हाल हैदराबाद का, गोलकुंडे का। कुतुबशाही कोर्ट में आए, उनको कुछ जो है वो परमिशन चाहिए थी बिजनेस करने की अंग्रेजों को मछलीपट्टनम में। तो उन्होंने लिखा है कि वो लिखते लिखते गोलकुंडा का डिस्क्राइब करते करते उन्होंने कहा कि टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द फोर्ट ऑफ गोलकुंडा, और इन द हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द फोर्ट ऑफ गोलकुंडा, यू फाइंड अ स्ट्रेंज ब्रीड ऑफ गोट्स। अब मेरे कान खड़े हुए, मैंने कहा ये कहां से आ गया ये। अब उसमें ये लिखा कि एंड इन द बेली ऑफ दोज गोट्स यू फाइंड द कवेटेड बेजोर्स ऑफ गोलकुंडा। मुझे ये भी नहीं मालूम था बेजोर क्या चीज होती है। डिक्शनरी देखा तो मालूम हुआ कि वो पेट में जो बनते हैं, जैसे मिष्ट बनता है वैसी जो है कोई चीज बनती है, पथरीली चीज फॉर्मेशन होती है। वो जो है बहुत कवेटेड थी एक जमाने में, नॉर्मली रूमिनेंट्स और ये एप्स में के पेट में निकलती थी। वो जो है जहर मोरा, एंटीडोट फॉर पॉइजन, पूरी दुनिया में मशहूर था वो। बेजोर इज एन एंटीडोट फॉर पॉइजन। उस जमाने में मिडिवल पीरियड में पॉइजन बहुत होता था। अब ये बेजोर जो है वो बिकते थे, और वो कोई उसमें वजह नहीं थी, बड़े छोटे में फर्क नहीं था, लेकिन द लार्जर वंस वे कॉस्टलियर देन द स्मॉलर वंस। और वो ये है कि बेजोर्स ऑफ गोलकुंडा वेर वर्ल्ड फेमस, ये सब वो लिख रहा है। और ये ट्रेड होता था, यूरोपियंस जो हीरे खरीदने आते थे वो बेजोर्स भी खरीदते थे।
उसके बाद का जुमला सुन के मेरे पसीने छूट गए कि मैंने कभी जो नानी को जो मैंने कहा था वो पूरा तौबा कर लिया मैंने। और उसके बाद मैंने सोचा जितनी भी अनबिलीवेबल चीज हिस्ट्री में लेजेंड और क्या बोलेंगे ओरल ट्रेडिशन में आएगी, उसमें कोई ना कोई रेसिडुअल ट्रूथ रहता है, ये मैं उस दिन से मानने लगा। अगला जुमला ये था कि क्या बोलेंगे, इन वैल्यू द बेजोर्स ऑफ गोलकोंडा आर कॉस्टलियर देन देयर डायमंड्स, कैरेट फॉर कैरेट। तो द बेजोर्स वेर कॉस्टलियर, दे आर फाउंड इन द स्टमक ऑफ गोट्स। अब वो स्टमक ऑफ गोट से ड्रॉपिंग्स ऑफ गोट हो गया था। इसका कोलैबोरेशन आपको मिलता है टेवेनियर के पास। टेवेनियर वो आके बकरियां यहाँ से चुराने की कोशिश कर रहा था, बल्कि he paid people to steal 6 goats and it attracted a death penalty stealing those goats। ये सब चीजें हिस्ट्री में लिखी हुई है। जब मैं वो पढ़ा तो मैंने कहा ये ओरल ट्रेडिशन जो आया था, जो हम किसी ने नहीं बताया, कोई किताब में आपकी पढ़ाई में नहीं मिलती है, सिर्फ ओरल ट्रेडिशन से चलता रहा है। आजकल ये है कि बच्चा सताता है तो उसके हाथ में आप मोबाइल देते हैं, तो वो हाउ विल ही नो अबाउट दिस थिंग्स, ऑल दिस ओरल ट्रेडिशंस विल बी लॉस्ट। ये प्रॉब्लम। अब किताब नहीं पढ़ते बच्चे, नेट, किताब तो खैर है ही नहीं है, नेट में चले जाते हैं बस। वो नेट से कागज की रेसिपी है, उसकी खुशबू बच्चे वाकिफ ही नहीं है। Another question here है, ये किंग कोठी का कमल खान कौन है? वो कमाल खान की देवड़ी। अच्छा, वो जो अब दवाखाना बन गया है हमारा डिस्ट्रिक्ट क्लिनिक, वो पहले तो ये ट्रेडिशन ये था कि अगर कोई बादशाह मर जाता है या बादशाह हार जाता है तो उस जगह पर वो नया बादशाह नहीं रहता। तो इसलिए निज़ाम को वो आके पहले वो वहाँ रहे, अपने चौमहला पैलेस में रहे। बाद में कमाल खान साहब कोई थे, उन्होंने एक देवड़ी बनाई। और ट्रेडिशन ये था कि जब भी कोई निज़ाम के बुलाते उस्मान अली पाशा को, अब वो किस हद तक सही है नहीं मालूम, वो जाकर सलाम वलाम करते और बोले कि साहब ये बड़ा अच्छा है, वो उनकी नजर करते। नहीं, मगर ये बात तो थोड़ा सा इसमें फर्क है, क्योंकि उस्मान अली खान साहब बादशाह बनने से पहले किंग कोठी में रहते। किंग कोठी में महवली बादशाह के जमाने में उनको एज क्राउन प्रिंस या फ्यूचर सक्सेसर उनको जो है वो रहने के लिए वो जगह दी गई थी। वो कोई कमाल खान साहब ने बनाया था, उनसे खरीदी गई थी, उसमें के लिखा हुआ था। तो वो के को खरीदा गया था, कोई कहते हैं कि नजर गया, पर बहरहाल गया और के उन्होंने लिखा था कमाल खान के हिसाब। तो इसलिए उसका नाम किंग कोठी रहा। जमाने में ये जो हमारे पास स्टेन ग्लास होता था वो बहुत पॉपुलर था, वो स्टेन ग्लास उसमें था। के तो कोई साहब जो है जो सलाम करने वाले थे, उन्होंने बोले साहब किंग कोठी, तो उसमें किंग कोठी ये, मगर इसको कोई इन्हें लिखा हुआ या किसी को बहरहाल नहीं। बहरहाल ये बात है, ये फैक्ट है कि वो कमाल खान की देवड़ी थी, और वो जो है उस्मान अली पाशा के लिए जब वो अभी प्रिंस थे जब खरीदी गई। संजय जसरानी पूछ रहे हैदराबाद पब्लिक स्कूल के बारे में कोई अच्छे एनेक्डोट्स हैं? हैदराबाद पब्लिक स्कूल क्योंकि बहुत पुरानी है, हैदराबाद की हिस्ट्री के साथ लगी हुई है। जी वो जागीरदार कॉलेज कहलाता था। जागीरदार कॉलेज से पहले वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स बिल्डिंग था। कोर्ट ऑफ वार्ड्स का हॉस्टल था, जहाँ पे मुझे इल्म है। यहाँ एक सिस्टम था कोर्ट ऑफ वार्ड, जो नवाब और उमरा मर जाते थे, उनके बच्चे अगर बालिग न हो, मतलब अंडर एज हो, तो स्टेट उनका गार्डियन बन जाता था। तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स का जो है एक पूरा डिपार्टमेंट था जो ये देखता था कि ये बच्चों की तरबियत हो। और तो वो और उस जमाने में काफी आफ्टर ऑल एक जुमला है बहुत पुराना, वो किताब मुझे मिल नहीं रही, बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ। किसी रेजिडेंट ने यहाँ परेशान होकर लिखा था, अजीब अजीब किस्म के किस्से हुए हैं। Hyderabad is a city of intrigue and its citizens are masters of the game. So meticulous are their plots that very often you end up admiring the perpetrator rather than sympathizing with the victim.
तो हैदराबाद में ये जो बच्चे हैं जिनके बाप मर गए तो बाकी का खानदान खाने की फिक्र में हर जगह होता होगा। यहाँ जो है उसका बहुत ख्याल था कि अगर ये निजाम प्रोटेक्ट करे। लतीफों की जो बात करते हैं वो हैदराबाद स्कूल का मुझे मालूम नहीं, लेकिन जमालुद्दीन के लतीफे बहुत मशहूर है। थोड़े सुनाएंगे? हाँ, जमालुद्दीन साहब थे, वो जो है निजाम के रिश्तेदारी थे और नाजी में बागात थे वो, ये पब्लिक गार्डन वगैरह सब वो देखा करते। तो उन्होंने माली से पूछा कि पानी क्यों नहीं डाल रहे हो, उसमें बारिश हो रही थी तो माली ने झाड़ू पौधों को पानी नहीं दिया, पानी क्यों नहीं डाले, तो देखा सब बारिश हो रही थी, छतरी लगा के डालो। अच्छा, दूसरा ये है कि उनके ख्याल में आया कि उनको एक मकान बनाना चाहिए, तो उन्होंने अपने मकान का पूछा, इंजीनियर्स वगैरह को बुलाया कि तो बता दिया कि साहब अगर आपने जो फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे उस पर आपको 5,000 आएगा, तो सेकंड फ्लोर बनाएंगे उस पर 3,000 आएगा। उन्होंने कहा था पहले सेकंड फ्लोर बना लो, बाद में फर्स्ट फ्लोर की बात सोच लेंगे, 3,000 बन जाता है। तो इस तरह के उनके लतीफे बहुत हैं। एक और भी था, उनकी बीवी जो है हेडमिस्ट्रेस थी, उनका इंतकाल हो गया, तो उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि साहब मेरी बीवी, अगर शौहर मर जाता है तो बेवगी के लिए उसको दिया जाता है, इसलिए अगर मेरी बीवी मर गई है तो मुझे उसकी पेंशन में हिस्सा मिले। तो ये इसका फैसला जो है वो जनगांव केस पर हुआ। जब ये तो दिया, इसका मजाक ही उड़ाते रहे लोग, लेकिन जनगांव में ये हुआ था कि एक साहब की बीवी मर गई और उनके पैर और हाथ दोनों कट गए थे और जिंदा थे, तो कोर्ट ने ये फैसला दिया कि उनकी बीवी की पेंशन उनको दी। तो उसके बाद से बीवी की पेंशन में भी शौहर साहब हिस्सा लेने लगे। वैसे ये लतीफा जमालुद्दीन के साथ लगा हुआ था, बहुत लतीफे जमालुद्दीन साहब। Very interesting question. Is there an anecdote connected with a rat or a cat in one of the flowers in the pillar of Charminar? Rat or a cat? Anecdote? नहीं, मुझे मेरे इल्म में नहीं है, हमारे इल्म में नहीं है कोई बात। Okay. रैट पर कोई पूछ रहे रैट तो याद नहीं, वहाँ गिलेरी है बनी हुई। नहीं, गिलेरी उसमें भी है अपने गिलेरी, हाँ, गुंबदों में भी है, मस्जिद पे भी है। वहाँ आई थिंक it's a squirrel eating grapes, a bunch of grapes. Okay. चारमीनार में तो नहीं दिखा मुझे, लेकिन ये जो है आपको एक पाएगा के जो ट्यूब्स है उसमें आपको शंकर का वो मिलेगा, ड्रम जो बजाते हैं वो, और सांप। फिर वही आपको देवी बाग में मिलेगा, क्योंकि दोनों के तामीर एक ही तरह से हुई है, शायद वो दोनों एक ही रहे होंगे। वो जो देवी बाग कारीगर एक रहे होंगे, क्योंकि बाद में वो खुर्शीद जहाँ वालों के पास बतौर गिरवी भी चले गया था देवी बाग, और वो 59 में उसका डिसीजन हुआ और वो अब मौजूदा लोगों के हाथ में आया है। अमीना किशोर पूछ रही है, ये ओरल ट्रेडिशन कहीं रिकॉर्डेड है क्या हैदराबादी में, और कोई किताबें हैं इंग्लिश या उर्दू में जो वो पढ़ सके? कौन सा? ये मैंने जो कहा वो कहीं नहीं था, मैंने कहीं एक अपने कॉलम में लिखा है। नहीं, ओरल ट्रेडिशन की बात है एक क्या नाम उनका, आयन ऑस्टिन की किताब में, जहाँ तक मेरा ख्याल है, उसका टाइटल मुझे याद नहीं है। उन्होंने लिखा है कुछ ट्रेडिशंस, अब जो शुरू किया है ओरल हिस्ट्री के तौर पे लोगों ने। डॉक्टर अजी राम रेड्डी साहब ने कोशिश की थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि फिर वो कोशिश कामयाब हुई कि नहीं हुई। उन्होंने अंग्रेजी में लिखाने की कोशिश की, अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं है, तो मैंने 1960s या 70s में आयन ऑस्टिन के नाम के एक साहब जो है आके उन्होंने कुछ जमा किए थे, लिखे हैं। उसमें है वो लक्ष्मी वाला है, और वैसे 8-10 है उसमें, लक्ष्मी जी का जो है ना वो, हाँ, चारमीनार पे वो लक्ष्मी आके बोली कि मैं जा रही हूँ, तो रोक दिया गया। जो अब क्या है, दरवाजे टूटे, जब जो है हैदराबाद के उजड़ना और वो दरवाजे टूटना दे कोइंसाइड, तो हैदराबाद वाले मानते हैं कि जो दरवाजे टूटे हमारे 1952-54 में, जब सिटी का वॉल गिराई गई, तो जब हमारे शहर से लक्ष्मी चली गई। वरना वो एक कहानी है, वो लंबी, आपको पूरी नहीं सुना सकता मैं, कि लक्ष्मी जो है वो रुकी हुई थी, वादा था उसका कि लक्ष्मी जी ने कहा था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी जब तक वो गार्ड वापस नहीं आया, लेकिन वो दरवाजा टूट गया, तो she was freed from her vow and she could leave, and that is, and strangely
ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन जो हकीकत आपने देखी वो भी है कि जैसा दरवाजा टूटा उसके बाद से डाउनफॉल ऑफ द ओल्ड सिटी, वर्ल्ड सिटी शुरू होता है। वर्ल्ड सिटी हो गया। बेचारी खड़ी भी थी तो उनके जी। ऊपर छप्पर डाल दिया तो भी जी। छोड़ के चली गई वो। उन्हें समझी कि चौकीदार आ गया। जी। बहरहाल ऐसे जी। Asif Hussain clarifies that there is a rodent art to the Charminar monument which signifies the bubonic plague. Shahid. There must be that, but bubonic, that is one of the stories of the founding of Charminar. That much I know. Plague. Plague, it is a symbol of deliverance from the plague, Thanksgiving supper. Shahid. That is there, but if it is a squirrel or a rat, चार मीनार में स्क्वायरल रैट नहीं है। I don't think the Qutub Shahid would actually put a rat there after having suffered from the rat for such a long time. I don't know. अगर उन्होंने कहा है तो होगा. I have not come across. और अगर होगा भी तो नहीं होगा भी तो हमने तो नहीं देखा उसको, रैट वगैरह। अलबत्ता वो खोशे हैं। हाँ, गिलेरी को देखा वो खाते हुए, और 2-3 चीजें हैं उसमें। I don't remember now, कुछ कई जानवर बने हुए हैं। One question is about Madrasi Alia, a gun foundry thing. मदरसे आलिया जी। At Alia school. Why was it popular then and what happened later? What happened later is what happened with every institution of that time. आप मदरसे आलिया तो एलिट स्कूल था। आप आवाम ने जो बनाया था, पब्लिक ने जो बनाया था, मुफीदुल्लाह नाम कौन बनाए थे बोलो? रिफायाम तो ऐसे पिछड़ी जातियों के लिए बनाया। अरे वहां से ऐसे लोग आए हैं जो टॉप पे गए हैं। हैदराबाद के मसला तो 6-8 डॉक्टर्स रिफायाम स्कूल के हैं, जो चैरिटेबल स्कूल था। तो जमाना जो बदला, आप जो है आलिया गवर्नमेंट का जो चादरघाट स्कूल था जिसके बहुत बड़े बड़े लोग उसमें पढ़े हैं, वो आके उस्मानिया चादरघाट तैयार इसीलिए हुआ था कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के साथ उसका जोड़ा जाए। वो उसके आप जाके देखिए फर्नीचर में आपको बिल्कुल बर्बाद करके रखे। किसी चीज का उन्हें वैल्यू नहीं रखी। जो हाल हुआ आलिया का ये था कि आलिया जब मैं समझता हूँ कोई सम जुबली हो रही थी, आई डोंट नो विच जुबली, हम लोग बिल्कुल स्कूल में थे जब बड़े उस जुबली में मुझे याद है जो सेलिब्रेशन हुआ था, उस वक्त जो गेस्ट आए थे उसमें 4 गवर्नर्स थे सिटिंग, मतलब स्टूडेंट्स ऑफ आलिया हु वर गवर्नर्स इन वेरियस स्टेट्स इन इंडिया। अहमद अली खान, अकबर अली खान, अलिया अर्जंग और कौन थे याद नहीं है मेरे को, मगर ये कि 4 of them, 4 गवर्नर्स सिटिंग गवर्नर्स आलिया के। जो वालाजाहियों का स्कूल था मदरसे आजम, उसको एक ही बचाया गया, वरना आलिया भी स्कूल उसी तरह का था जिसमें कई तरह के प्लेग्राउंड्स थे, ये थे, मगर मदरसे आजम में आज भी वो स्कूल बचाया गया है। वहाँ का सबसे बड़ा ये था कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने एक ह्यूमन चेन बनाई थी और कहा था कि हमारे मदरसे को हाथ ना लगाएं, और उसके जो मस्जिद बनी थी उस मस्जिद का ये था कि उन्होंने कंपटीशन रखा था वालाजाह के कि इसकी मस्जिद की तारीख लिखी जाए। तो आपको मालूम है कायस्तों में सेक्शनों में 2 होते हैं, एक आसिफ जाही, एक वालाजाही। वो जो वालाजाही साहब थे उन्होंने उसकी तारीख लिखी थी, ये था कि सदा आमद कि अल्लाह अकबर, और वो तारीख आज भी वहाँ लिखी हुई है और वो मदरसा बचा हुआ है, यानी उसको तोड़ा फोड़ा नहीं गया। अब हमारे पास तो हर चीज हम तोड़ लिए। देखिए हमने अपने तौर पे किया है, अगर हम खड़े रहते तो हाथ नहीं लगाना तब बात होती थी। अब तो ये कि साहब तोड़फोड़ दुनिया है, हमारे पूरे ऑफिसर तोड़फोड़ ग्रुप है। वैसे तो एक ये भी है कि हर चीज का एक लाइफ साइकिल होता है, उरूज होता है, फिर एक जवाल होता है, मगर ये है कि बात चीजें ज्यादा देर तक चलती हैं अगर वो है उस पर सपोर्ट। दूसरा जो है साइकिल होता है, लेकिन उसके साथ उसकी नस्ल चलती है, नस्ल। यहाँ तो वो ब्रेक आया ना, नए उर्दू को जब ऑफिशियल लैंग्वेज खत्म किया है उस्मानिया से, उसके बाद एक पूरा टर्मोइल का पीरियड था, डिसकंटिन्यूटी का पीरियड था जब तक आई है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का अंग्रेजी का जो बच्चा अंग्रेजी जो पढ़ता था, आज का अंग्रेजी मीडियम का बच्चा नहीं पढ़ता, उसको नहीं मालूम होता है कि क्या है। उसको अगर पूछे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है,
एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वो भी काट दो। हमको इतनी मोटी किताब पढ़ाई जाती थी, रेन एंड मॉर्टिन, लाल किताब थी वो, उसमें से हमको रोज आना कम से कम। बहुत तकलीफदेह किताब थी यार वो, रहने दो, लेकिन ये बात थी कि आप 45 मार्क्स बगैर किसी उसके ले लेते थे। तकलीफ दे तो थी, लेकिन अगर आपने उसमें काम किया हो तो अंग्रेज को पढ़ा लेते थे। वो ये था कि जो सवाल मैं समझता हूँ जो आया कि पूरी अपनी नोबिलिटी के बच्चे जो है वो अहलिया में पढ़ते थे, तो नेचुरली उसका एक प्रेस्टीज था, उसका एक स्टेटस था। उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजी मीडियम जब जोर पकड़ा तो उधर शिफ्ट होने लगे लोग, तो उसमें जो है मैं समझता हूँ आलिया सफर्ड। वैसे सभी स्कूल उस जमाने के हैं उन्होंने सफर किया, लेकिन आलिया सफर्ड मोस्ट। अब आलिया का एक हिस्सा निजाम कॉलेज बन गया था तो वो चल रहा। महबूबिया गर्ल्स स्कूल, ये महबूबिया गर्ल्स स्कूल की इमारत रोकने के लिए वो महबूबिया जाके बैठ गए थे वहां पर, 2 दिन वो लोग बिल्कुल लेडीज बैठे रहे थे। There's a question from Suraya Tahsin. She's listening in from Canada. She says, please ask about Mehboobiya School. अभी वो बोलने से पहले ही जो है महबूबिया का जिक्र आ गया। अच्छा, मैं 2 सवाल के बाद इसको बंद करेंगे। मलिहा फातिमा मुझे लिख रही है आपसे पूछने के लिए, where can we find old Hyderabadi history books and books that noted the names and families of all Jagirdars and Jamedars? Names like Tu Zakia and Gulzare Asafia. My great-grandfather was in the Sarf-e-Khas. My granddad passed away. This was told to me in childhood. Any reference to these books? आ जाइए हमारे घर, हम दे देंगे आप। नहीं वो गुलजारे असफिया, गुलजारे मिल जाएगी, पिक्टोरियल हैदराबाद में ये सब मिल जाएगा। और जो है कई ये गवर्नमेंट में अगर वो रहे हैं तो, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट रहे तो उनका तो जिक्र कहीं नहीं मिला तो सिविल लिस्ट में तो मिल जाएगा। और ये मेनिया था रिकॉर्ड कीपिंग का, हर चीज पे रिपोर्ट बनती थी, हर डिपार्टमेंटल रिपोर्ट, गवर्नमेंट की रिपोर्ट। हद यह है कि इतनी ट्रांसपेरेंट थी उस जमाने में, आज हैरत होती कि आज हम जो है डेमोक्रेटिक सेटअप में और हमको ट्रांसपेरेंसी क्या है। आप अगर सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड के रिपोर्ट्स देखें तो उसमें ये तक लिखा हुआ है कि किसको कौन सी मलगी कब बेची गई, कितने में बेची गई, उसका हिसाब पूरा लिखा हुआ है। एक एक पाई का हिसाब आपको जो है पब्लिश होता था हर साल। तो एज फार एज रिकॉर्ड्स आर कंसर्न, अब ये है कि वो रिकॉर्ड्स रखे नहीं गए, मुश्किल होती है, मिलते नहीं है, मगर है, दे एग्जिस्ट। अभी अगर आप मेहनत करेंगे तो मिल जाएगी। मेहनत करना पड़ेगा और कम से कम आपको ज्वाइंटली एफर्ट करना पड़ेगा, तन्हा के बस की बात नहीं है। एक अभी फाइल आपको आर्काइव में मिलेगी, बल्कि 3 बस्ते हैं उसके, वो है अरबाब निशात। अरबाब निशात में जो है आपको सिकंदर जा से लेकर उस्मान अली पाशा तक के क्या क्या टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, सब कुछ नहीं था, तो जो तवाइफिन थे, जो भांड थे, जो बहरूपिये थे, इन सब के हालात, उनके झगड़े, उनके डिपार्टमेंट उन्हीं के वेलफेयर का, उसके ऊपर सिकंदर जा के जमाने में 12,000 रुपया खर्चा होता, जबकि सोना सिर्फ 25 रुपये तोला था। आप इसके हिसाब से 12,000 का तखमीना कर लीजिए, कितने 100 करोड़ की जायदाद है। मगर वो करने के लिए जो है आदमी को फारसी आनी चाहिए और वो एक टीम वर्क होना चाहिए, वरना आप काम नहीं कर सकते उसके ऊपर। वो नजीब साहब पूछ रहे हैं, नहीं, किसी ने काम नहीं किया उसके ऊपर। वो अरबाब निशात जैसी की वैसी रखी है, और झटकते हैं फिर रख देते हैं, झटकते हैं फिर रख देते। नजीब साहब पूछ रहे हैं, if there is one thing that you would like from old pre-independence time, tradition or law, that you think should be brought back now, what would that be? पुरानी कौन सी चीज वापस? मैं तो बोलता हूँ, पहले आप बोलिए। कौन सी चीज? कोई ऐसी चीज जो अब नहीं रही है, आप उसको वापस लाना चाहेंगी? देखिए साहब, पुरानी बहुत सारी चीजें थी जिनको वापस लाया ही नहीं जा सकता। जोर से बोलिए। ऐसी तमाम बहुत सारी चीजें, मिसाल के तौर पे बहुत पुरानी क्या, पोस्ट इंडिपेंडेंस मेरे वालिद ने किताबें जमा की थी, आज उनकी हालत गैर है, हालांकि वो उसमें उसकी अपनी इमारत थी, उसके बावजूद किताब की कोई कदर नहीं हुई है। वो 3,000 डिक्शनरियां और तकरीबन 30-40 हजार किताबें। चीज की बात हो रही, खाने की, पीने की, पहनने की, खड़ा दुपट्टा,
क्या बोलते हैं आपका जड़ावी लच्छा, वो आ गया है, वो बहुत सारी चीजें आ गई। ये लेकिन ये बात कर रहे हैं कल्चर की या कानून की, या कोई रूल या कोई कल्चर का हिस्सा? मैं कल्चर, कोई ट्रेडिशन? मेरा मुख्तसर कल्चर है। मेरा अगर जवाब मैं अगर दूं तो ये कहूंगा, व्हाट आई वुड लाइक टू सी अगेन इज द कुलचा। कुलचा ही नहीं मिल रहा हैदराबाद में। ये वो कुलचा है जो एक जमाने में हैदराबाद के फ्लैग पे होता था, द राउंड पीस ऑफ ब्रेड जो हम नारी के साथ खाते थे। आज कुलचा नहीं मिल रहा हैदराबाद में। इससे बड़ा अफसोस क्या होगा ये बताइए। अगर मेरा बस चले तो कुलचा कंपलसरी कर दूंगा। आखिरी सवाल है साहब। नहीं, इसके बाद मैं एक पूछूंगा। आफ्टर यू रवि विक्रम। लास्ट बट वन क्वेश्चन। Please speak about my college, Nizam College, and your mother, Zinat. सज्जाद साहब, आपके सवाल। ये ज़ीनत साहिदा की शागिर्द अव्वल बैठी हुई हैं, तो मैं निज़ाम कॉलेज और उनका कॉलेज और मेरी वालदा के बारे में जो वहाँ उस्ताद रही है, वो भी मैं समझता हूँ मेरे से ज्यादा अवदेश ठीक है, आप बताइए सकती हैं। लेकिन यह है कि निज़ाम कॉलेज, मैं भी मुख्तसरन ही सही उस कॉलेज में रहा हूँ। भाई अब वो अब तो उसकी भी दीवारें तोड़कर मंदिर बन गया। अब तो जो है अभी सेक्रेटेरिएट टूटने लगा तो वहाँ जो पुरानी टूटी फूटी गाड़ियां थी वो जो है भर दी गई। इस किस्म की हरकतें हो रही हैं उस कॉलेज को। हर तरह से उसमें इतना उसको इनक्रोच किया गया है। लॉ कॉलेज लाके खोल दिया, इवनिंग कॉलेज लाके वहाँ भर दिया। और भाई आप अभी फिलहाल आर्ट्स कॉलेज बचा हुआ है, वो पता नहीं किधर नहीं, निज़ाम कॉलेज के बारे में कह रहे हैं। तो निज़ाम कॉलेज का जो है एक अलग ही था साहब। निज़ाम कॉलेज के टीचर्स, निज़ाम कॉलेज वो अलग ही एक एटमॉस्फेयर था। ये है कि ठीक है, हमारे जो फैमिलीज थे मिडिल क्लास, वो जरा निज़ाम कॉलेज को इंफीरियर समझते थे, क्योंकि ये उर्दू मीडियम वाले थे। निज़ाम कॉलेज वाले उस्मानिया वालों को इंफीरियर समझते थे, क्योंकि निज़ाम कॉलेज वाज एफिलिएटेड टू मद्रास यूनिवर्सिटी और ये जो है उस्मानिया बन गई थी। लेकिन ये है कि निज़ाम कॉलेज जो ओरिजिनल बिल्डिंग थी वो असद बाग था उसका नाम। वो ये अपने फखरुल मुल्क के ख़ानदान का था। मौज़म हुसैन साहब वहाँ एक बार बुलाए गए थे उसमें जलसे में, तो उन्होंने पूरा बताया। उन्होंने वो कमरा भी बताया जहाँ वो पैदा हुए थे। तो इट वाज अ गार्डन पैलेस, देयर वर अ लॉट ऑफ गार्डन पैलेसेस। वो पहले जो है जब अघोरनाथ मदरसा शुरू कर रहे थे, आलिया का ऑफशूट माना जाता है। इट स्टार्टेड ऑफ एज अ पार्ट ऑफ आलिया। अघोरनाथ ने जो है वहाँ बनाया, कायम किया कॉलेज, जो इंग्लिश मीडियम कॉलेज था, वो आखिर तक रहा। अभी हाल तक इट वाज द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ हैदराबाद। पहले जो 3 ग्रेजुएट आए थे उनके लिए पूरा शहर रोशनी की गई थी। एक साहब मरवाड़ी थे, एक साहब सक्सेना कायस थे, एक मुसलमान साहब थे। मुझे नाम अब याद नहीं है उन लोगों के, लेकिन और उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। वो फ्लैग होस्टिंग कौन कर रहे थे? हाँ, उस पर जो है जनाब, हाँ, हमारा पूरे कम्युनिस्टों पर ये इल्जाम था कि वो निज़ाम के फेवर में हैं और वो हैदराबाद को हिंदुस्तान में दाखिल नहीं होने देना चाहते। इस तरह की अफवाहें थी। तो वहां पर रफ़ी अहमद नाम का जो प्रेसिडेंट थे निज़ाम कॉलेज स्टूडेंट्स के, तो उन्होंने पहला तिरंगा झंडा लहराया था वहां पर। निज़ाम कॉलेज पे पहला तिरंगा झंडा वहां पर लहराया गया था। आज जो लोग कहते हैं कि साहब वो है ये है, लेकिन हम लोगों की कोई ये नहीं थी कि वफादारी का जहाँ तक मामला है हमेशा वफादार हिंदुस्तान ही रहेगा, ये बात नहीं रही। विक्रम, do you have any other question or should I ask the last one? Yeah, you ask. आप सवाल कीजिए, आप हमला करिए, हम बर्दाश्त करते क्योंकि दो है। एक मैं चाह रहा था कि गंडीपेट टूटा, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? अरे वो पानी आया, भागो। क्योंकि वो तब मैं भी था। फैलती है ना, जो अफवाह फैला देते हैं ना, उसके पीछे कुछ जुर्म भी रहता है। कोई जुर्म करने वाला रहता है तो अफवाह फैलाते।
तो एक में जो मुझे याद है, जब वो पानी भागो पानी आया भागो, तो मैं वहाँ लाइब्रेरी में मेरे वालिद के पढ़ते बैठी थी। एक साहब तशरीफ लाए, बोले आप लाइब्रेरी के पूरे दरवाजे खोल दीजिए, तो हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। मैंने पूछा क्यों भाई, आप ऊपर क्यों चढ़ना चाहते? 4 मीनार डूब गया। मैंने फिर आप कैसे बच के आ गए यहाँ तक? क्योंकि लाइब्रेरी 4 मीनार से नीचे ही है अभी, आप जाइए तशरीफ ले जाइए। तो अरे वो उसके बाद एक या हम पहाड़ी पर रहते थे, यहाँ से हुसैन सागर नजर आता था, तो हमारे पड़ोस का एक बच्चा जो है, हम लोग इधर बैठ के अपने बात कर रहे हैं, उसकी नजर पड़ी हुसैन सागर में, चीख चीख के रोने लगा कि आ गया पानी। पानी आया। अरे वो अच्छा, उसके बाद आपको मालूम है गोलीगुड़े के पास गाड़ी खड़ा करके लोगों ने औरतों को और उनके जेवर लेके चले। लूट मार भी होती है। जब कभी कोई ऐसी अफवाह आती है भाई आप बचो बचो बचो, एहतियात करो, वो एहतियात से ज्यादा हमारी बेएहतियाती हो जाती है और हम लोग तो पानी आया पानी। इसमें जो अफसोसनाक वाक़या हुआ था वो विट्ठल साहब की बहन बह गई थी, जो हमारे बहुत अच्छे गाने वाले थे हैदराबाद के, उनका घर पूरा चला गया। वो तो दो तीन दिन पहले वैसे ऐसा अफवाह was you know it had some substance, इसीलिए पैनिक हुए थे हैदराबादी वाले। मुझे याद है कि वो वाकये से 3 या 4 दिन पहले दो जगह हबीबनगर का नाला टूटा था और ये अफजल सागर, ये पूरा जो है बहेगा, वहाँ कई लोग मरे थे। एक वो इंसिडेंट बहुत फ्रेश था, इट वाज विद इन 8 to 10 days ऑफ दिस, और उसके अलावा कहीं और हुआ था, दो जगह हुआ था जिसमें ये मुझे याद है। तो वो फ्रेश था लोगों के दिमाग में कि जो हबीबनगर का नाला टूटा है, इसमें कई लोग 25-30 लोग बह गए, मर गए, वो फ्रेश था। और उसके बाद वो पानी जो है, चूंकि बारिश बहुत हुई थी तो गेट्स खोल दिए गए थे गंडीपेट के, तो वो पानी का लेवल बढ़ा, ड्रेनेज जो है वो खराब हो गया, खराब ड्रेनेज के पानी बहुत अंदर आ गया, वो तो पूरा ही हो रहा था, तो वो लेवल बढ़ गया, बढ़ने से जो है वो पैनिक हुआ। तो ठीक है, करने में हमारे पास बहुत, हम लोग माहिर हैं, और उसमें मजे की कहानियां हैं बहुत सारे। आई नो। कुमार शर्मा पूछ रहे हैं कि सिटी ऑफ पर्ल्स क्यों, क्या ओरिजिन क्या है? देखिए, और उसके बाद मैं मेरा आखिरी सवाल पूछूंगा। अच्छा, मैं सिटी ऑफ पर्ल्स का बताती हूँ। यहाँ हमारे पास एक छोटा सा गांव है, उसमें एक वो होता है, एक हर्ब है। वो हर्ब को अगर आप मोती को उबाल दे तो मोती के ऊपर जो पर्दे जम के आती हैं वो जब कमजोर होती हैं वो निकल जाती हैं। तो यहाँ पर वो सफाई होती थी और उसमें सुराख होता है। तो ये जो है मोती पे सुराख करना और उसकी जो सफाई होती थी, और वो जो मार के निकालते हैं तो उसका जो बूरा निकलता था वो हकीम लेके जाते थे। तो मोती का ये शहर है। अब तो हर जगह मोती की दुकानें खुल गई, लेकिन 4-5 मोती वाले थे। ये सारे के सारे हरियाणा के थे। ये लोग हरियाणा से आते थे और वो मोती खाड़ियों से लाते थे और वहां पर डाल के उसको बॉईल करते हैं। यहाँ पर अब तो वो सिस्टम ही खत्म हो गया है जो पहले करते थे। मोतियों को लाते हैं, लाके जो है वो हर्ब में बॉईल करते थे, 10-15 दिन बॉईल करते हैं, एक पर्टिकुलर लेवल उसका रखते थे हीट का। उसके बाद उसको साफ करके उसको बोतलों में डालकर वो ये जो पानी रहता है इसी के जूस में भर के उसको अलमारियों में रख के वो अलमारी को हीट करते हैं। वो मोती जो है जितना बड़ा होता है, उसके बाद वो छन्नी करते हैं। तो पहली छन्नी, दूसरी छन्नी, 20 या 25 छन्नी होती है, फिर जो उसमें से होता है। तो अब क्योंकि उसके बाद जब ये हमारी कौन सी है वो खाड़ी बंद हो गई ना, जो ये स्विस नहर के उसमें, तो वो मोती आना ही बंद हो गया क्योंकि वो बहुत बारीक मोती होते, बहुत बारीक बसरा के आते थे, वो बारीक हो जाते थे। वो उसके अब तो जो है खाड़ियां आपकी बना ली है, लंका के पास बनाए हैं, श्रीलंका में खाड़ी है, वहां से आता है मोती हमको। और ये सारा जो है हिंदुस्तान में सिर्फ हमारे पास होता है, इसलिए हमारा शहर मोती का हो गया है। अब तो हम चाइनीज और जापानीज और बल्कि आर्टिफिशियल भी बनने लगे हैं। लेकिन आपको उसके अलावा हो तो आपको एक तरह से देखेंगे, आप मोती को जरा सा रख दीजिए धूप में, तो आप धूप में रख के देखिए तो उसमें आपको 7 रंग दिखाई दे, तब वो मोती असली है, वरना हम ही बनाए। वैसे मोती क्योंकि हैदराबाद से कोई भी कोस्ट जो है मीलों दूर है, वो सुराख और ये इंडस्ट्री भी मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे इसलिए यहाँ कायम हुई कि हैदराबाद शहर में
सोने को जो है जरा नीची नजर से देखा जाता है, जेवर के उसमें। ज्वेलरी मेड ऑफ गोल्ड गांव वाले पहनते हैं, ये हम है कि रूरल एंड मुफस्सिल टाउन्स के लोग पहनते हैं। हैदराबाद वाले जो है जड़ाव बहुत पहनते हैं। सतलड़ा कंपलसरी, जड़ावी लच्छा कंपलसरी, सब चीज में हद ये है कि हमारे जो कालीपोत का लच्छा होता है, जो हमारे हैदराबादी औरतों की सुहाग की निशानी हो, उसमें भी जो है 7 से लेके 21 मोती कम से कम होते हैं। वो तो मिनिमम है, उतना तो होना ही होना है हर औरत के पास। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ द डिमांड हियर ऑफ ज्वेलरी मेड ऑफ पर्ल्स एंड ये जड़ाव, जब सफाई करने लगे कुंदन बहुत कम, कुंदन भी पहना जाता है मगर बहुत कम पहना जाता है हैदराबाद में। जड़ाव पे ज्यादा जोर है यहाँ, तो मोती ज्यादा प्रिफर करते हैं। हैदराबाद वाले मोती को कभी सोने में नहीं डालते, चांदी में डाल लेते हैं। वो कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को खा जाते हैं। तो मोती हम लोगों के पास कभी भी जो है ना, जो घर है वो, अब तो लोग सोना बताने के लिए, क्योंकि अब दिखावा ज्यादा है ना, अब सोने पे ज्यादा, सोने पे 50,000 रुपया हो गया है। ठीक है, मैं एक सवाल आप दोनों से करना चाहता हूँ, आप दोनों से जवाब चाहिए। हैदराबाद के लिए सबसे डिस्टिंक्टिव क्वालिटी क्या है जिस वजह से हैदराबाद स्टैंड्स आउट फ्रॉम एवरी अदर सिटी, एंड व्हाट मेक्स ए हैदराबादी ए वेरी यूनिक पर्सन? लोग जो है वक्त के पीछे भागते हैं, हैदराबादी जो है वक्त का कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसके पास। वक्त सामने भागता है हमारे। नहीं, मैं समझता हूं, टाइम हमारा गुलाम है, हम जो है वक्त के गुलाम नहीं है कभी। हमारे पास ये तो है, लेकिन हमारे पास प्यार, खुलूस, इंसानियत को ज्यादा अहमियत दी है हमने हमेशा। हम ये नहीं देखा कि कुछ क्या हुआ है, किसके तरफ है। अगर जब भी मैं तो फिसादात देखी हूँ हैदराबाद के, उन फिसादात में ये होता था कि अगर कोई लोकल जो जान पहचान वाला है वो जा रहा है और पीछे से वो मारने वाला आ रहा है, तो हमारे बिना किसी के वो खींच लिया जाता था घर के अंदर में, जो मुझे किया गया। मैं एक दिन आ रही थी और फिसाद फूट पड़ा, तो रास्ते में एक घर के पास एक साहब मुझे अपना दरवाजे में ढकेल दिए अंदर। मैं 1 सेकंड के लिए तो परेशान हो गई। उनकी औरतें आई, चाय पिलाई और बोली कि देखिए ये है सब कुछ। और उसके बाद में बोली देखिए हमारे साहब जो है वो बाहर खड़े रह के निगरानी कर रहे हैं, जब जरा कोई पुलिस की गाड़ी आएगी तो आपको बिठा के आपके घर को पहुंचा ले जाएंगे। पुलिस की गाड़ी आई जनाब, मुझे बिठाया गया गाड़ी में और वो साहब बोले मैं भी चलूंगा। तो पुलिस वाले ने कहा आप क्यों चलते? नहीं, आप हमारे उस्ताद की बेटी को लेके जा रहे हैं, औरत है। बोले मैं चलूंगा, आप बचाने का नहीं, मैं चलूंगा। वो लेके गए, मुझे मेरे वालिद के पास छोड़ा, मेरे वालिद को सलाम किया और बोला साहब मेरी बहन है। ये जो कल्चर है ये कहीं और नहीं मिलेगा आपको। जमा के लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और फिर उस्ताद की बेटी को बचाने का, ये हमारा कल्चर। फसाद की बात ही आ गई तो मैं भी कुछ फसाद करते जाऊं। आपके फादर राय साहब, राय महबूब नारायण, शेरवानी पहनते थे हमेशा, सर पे टोपी होती थी और खालिस उर्दू में बात करते थे। हैदराबाद में फसाद हुआ, ये जा रहे थे तो कोई हिंदुओं के मोहल्ले से गुजर रहे थे, लोगों ने देखा कि शेरवानी पहना जा रहा है, ये तो मुसलमान लग रहा है। फिसाद करने वाले लोकल्स नहीं, वो लोकल्स नहीं होते तो वो पहचाने नहीं राय साहब, वरना हैदराबाद में कोई कम ही लोग थे जो नहीं पहचानते थे। तो पकड़ के राय महबूब नारायण साहब को शुरू हो गए धप्पे। तो अब जवाब देखिए साहब का, अरे मियाँ समझो खुदा की कसम मैं हिंदू हूँ, वल्लाही मैं कह रहा हूं मैं हिंदू हूँ। अब ये बोलने में कौन छोड़ता उनको। तो बाद में कुछ और लोग आके बोले अरे छोड़ो मियाँ, ये किसको पकड़ लिए तुम। तो ये हाल था। तो कसम भी खा रहे हैं हिंदू होने की, तो अल्लाह के नाम लेके खा रहे हैं, और वो भी ऐसे सिचुएशन में जब जान पे बनाई। बहादुर याजन की ड्योढ़ी जो है बेगम बाजार में, और बेगम बाजार जो है, जरा माइक्रोफोन करीब ले लीजिए, मारवाड़ियों का है, मैं ये खत्म कर देंगे जी। और हाँ, तो बहादुर याजन की ड्योढ़ी बेगम बाजार में है और 10 साल पहले तक उसकी हिफाजत करते थे पूरे मारवाड़ी। वहां पर पूरा गार्डन था और अगर पूछे कि नवाब साहब की गाड़ी बताते हैं तो वो ले जाके बताते भी थे कि साहब देखिए। तो अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, एक दूसरे मारवाड़ी साहब के घर के ऊपर खड़े रह के उनका गार्डन देख सकते थे आप।
अब तो हालात ये बारिश में उसकी वो निगहदाश्त नहीं हुई, गिर गई है वो, लेकिन उसकी पूरी निगहदाश्त उन्होंने की। और हमने पूछा था कि भाई ये आपको, ये मुसलमान साहब बहादुर यार जंग मनो तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर वदर थे साहब, वो कुछ भी होंगे, उन्होंने हैदराबाद को बचाया। तो कैसे? तो बोले फिसाद फूट पड़ा था 36 में यहाँ पर, और लोधों ने उनके भांजे को मार दिया था, 2 भांजे उनके मारे गए थे, और वो भांजों की लाश उनकी यहाँ लाई गई, और लोगों ने कहा कि आज एक को नहीं छोड़ेंगे। तो वो बाहर आए। आप देखिए मीडिया है ये ऐसा जो मास मीडिया होता है उसको कंट्रोल या तो स्टालिन किया या बहादुर यार जंग किए। तो उन्होंने सामने आके कहा कि देखिए, जब तक, मेरी नानी सुनाती थी कि जब तक आप उस आदमी को न पकड़ेंगे जिसने इनको मारा है, किसी दूसरे पे आप हाथ नहीं उठा सकते, क्योंकि खून बहा इस्लाम में वही होता है जिसको आप मुजरिम बना साबित कर सके। और उसके बाद फिर किसी ने किसी हिंदू की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, और इसी वजह से वो उनकी देवड़ी, यानी 36 के बाद से तो अभी 10 साल पहले मैंने देखी थी देवड़ी, वो चलती रही। तो आप सोचिए, ये कहीं और आप मुझे बताइए, हम अपनी जायदादें भी खो दिए लेकिन वो बहादुर यार जंग साहब की देवड़ी बचाए रखे। तो ये जो खुलूस, ये मोहब्बत, ये जो इंसानियत के नाते हैं, ये अभी हमारे पास जिंदा है। खुदा करे कि कभी मरे ना।